गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चा बाडी। यस, कैसे हो आप सब लोग? So after the wonderful postmortem series, the JK Shah classes is back with yet another wonderful series where we are going to discuss the latest amendments which are applicable for December 2024 examination. इतना ही नहीं, हम आपके साथ स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करेंगे कि आपको ओपन बुक का जो पेपर है, दैट इज IBC का जो ओपन बुक का पेपर होता है, वो आपको कैसे पढ़ना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं। मैं अमेंडमेंट्स कंप्लीट करने के बाद ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करने वाला हूँ। सो आ जाइए बच्चा बाडी, फटाक से स्टार्ट करते हैं आपके अमेंडमेंट्स के साथ। अब इसमें से मेजॉरिटी ऑफ अमेंडमेंट्स बच्चा बाडी ऐसी है जो हम लोग हमारे रेगुलर लेक्चर्स में कर चुके हैं। यस बच्चा बाडी, मैंने हमारे रेगुलर लेक्चर्स में इसमें से मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स कवर अप किया हुआ था। अब आ जाओ फटाक से आपकी अमेंडमेंट्स पे। अब जो सप्लीमेंट्स जो आपके इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ था, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे अमेंडमेंट्स आई है। सबसे पहला जो अमेंडमेंट आया था वो आपके चैप्टर नंबर 2 में आया था, दैट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। फिर उसके बाद अमेंडमेंट आया है आपके लेसन नंबर 5 और 6 में, जहाँ पे आपका लेसन नंबर 5 बात करता है लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन के बारे में, और आपका चैप्टर नंबर 6 बात करता है वॉलंटरी लिक्विडेशन के बारे में। और जो सबसे लास्ट चैप्टर है दैट इज प्रोफेशनल एंड एथिकल प्रैक्टिसेस फॉर इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स। अब जो भी अमेंडमेंट जो आपके CRIBC वाले पार्ट में आई है और जो अमेंडमेंट जो आपके ओपन बुक में आई हुई है ना बच्चा बाटी, दोनों अमेंडमेंट सिमिलर है, तो आप कोई भी सप्लीमेंट्स रेफर कर सकते हो। हाँ, वहाँ पे चैप्टर का नंबर अलग होगा, चैप्टर का नाम अलग होगा, लेकिन जो अमेंडमेंट्स का जो कंटेंट जो है वो एकदम सिमिलर है। अच्छा, और सबसे लास्ट में हम कुछ केस लॉस करने वाले हैं। अच्छा, इसमें से भी 2-3 केस लॉज ऐसे हैं जो हमने हमारे रेगुलर लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। अब आपको क्या करना है ना बच्चा पार्टी, जब भी आप ओपन बुक के एग्जाम के लिए जाओगे, ध्यान में रखना कि ये सप्लीमेंट का कॉपी और मैंने आपके लिए जो केस लॉज जो दिए हुए हैं उसके लिए एक समरी प्रिपेयर करा हुआ है। तो अब ये समरी और ये सप्लीमेंट का एक कॉपी आपके साथ रखना ही रखना। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द अमेंडमेंट। यस, सो बच्चा पार्टी, जो आपका पहला अमेंडमेंट जो है दैट इज लेसन नंबर 2, दैट इज योर CIRP। अब यहाँ पे इस अमेंडमेंट में इन्होंने जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था वॉज विद रिस्पेक्ट टू द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अब बच्चा पार्टी, आपको तो पता ही रहेगा कि यहाँ पे जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको COC अपॉइंट कर सकता है, यस और नो। अब यहाँ पे अगर COC चाहे तो उस ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को बेटा वो लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। अच्छा सर, रिप्लेस करने के लिए हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था, क्या क्या सर? कुछ तो परसेंटेज पढ़ा था, याद करो। यस, ये देखो यहाँ पे रखा, बाय मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू दी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हु शैल सर्कुलेट सच रिक्वेस्ट टू द क्रेडिटर्स इन दैट क्लास। अच्छा सर, कितने लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? एटलीस्ट क्रेडिटर हु आर रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग शेयर may seek such replacement of authorized representative। yes बच्चा पार्टी, देखो ये अमेंडमेंट ऐसा है जो आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम है। यही नहीं बच्चा पार्टी, मेजॉरिटी ऑफ अमेंडमेंट्स ऐसे है कि आपके एग्जाम में जो अमेंडमेंट आएगा, आप कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि जो केस लॉ फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पे मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स आने का चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे जो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है ना, वहां से इंस्टीट्यूट बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछता है, बट हम रिस्क लेंगे नहीं, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप ये सप्लीमेंट का कॉपी अपने साथ एग्जाम में कैरी करने वाले हो। उसके बाद आ जाओ बच्चा पार्टी सेकेंड अमेंडमेंट पे। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि जो फीस आप पे करते हो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को, अच्छा अब ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का एक फीस था अगर आपको याद हो तो, लेकिन हमने हमारे रेगुलर लेक्चर में अगर आपको याद हो तो सिर्फ एक ही टेबल पढ़ा था फीस का। यस बच्चा पार्टी, याद आया? हाँ, तो वो ये वाला टेबल था कि जहां पे मीटिंग कंडक्ट किया था IRP ने और यहाँ पे आपने अटेंड किया था मीटिंग, तो आपका फीस कितना होगा, ये हम हमारे रेगुलर लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो न्यू अमेंडमेंट आया है वो क्या कहता है? The authorized representative shall be entitled to receive fee for every meeting of the class of creditor convey by him in the following manner। मतलब जो मीटिंग इसने कंडक्ट करी थी उसमें उसको कितना फीस मिलेगा बच्चा पार्टी? तो ये देखो, अगर क्लास ऑफ क्रेडिटर में 10 या 10 से ज्यादा मेंबर है, मतलब अगर अप टू 100 तक है, तो उस केस में उसका फीस रहेगा 10,000 रुपीज पर मीटिंग। अगर 1012,000 मेंबर्स है तो उसका फीस रहेगा 12,000 पर मीटिंग।
एंड अगर 1000 से ज़्यादा क्रेडिटर्स है उस पर्टिकुलर क्लास में तो उसका मिनिमम फीस रहेगा पर मीटिंग का 15,000। तो यस बच्चा पार्टी, ये अमेंडमेंट लाया था इंस्टीट्यूट ने। तो एग्जाम में शायद तक इतना सा पार्ट वो लोग पूछ सकते हैं कि अगर कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ने अगर खुद ने मीटिंग कंडक्ट करा हुआ है तो उस केस में उस मीटिंग के अंदर उसको कितना फीस मिलेगा। इतना ही नहीं बच्चा पार्टी, नीचे आ जाओ। यस, यहाँ पे देखो, जो भी फीस आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को पे करोगे वो आपके आईआरपी का कॉस्ट बनेगा। समझ में? यस, आपको पता है ना इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। यस बच्चा पार्टी, ये प्रायोरिटी बेसिस पे होता है और उसमें वो सारे कॉस्ट आप इंक्लूड करते हो जो आपने इनकर्ड किए थे फॉर कंडक्टिंग द सीआईआरपी। यस और नो? यस बच्चा पार्टी, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, क्या कि आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 मीटिंग का ही कॉस्ट बेटा आप आईआरपी में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपको 2 से ज्यादा मीटिंग का कॉस्ट अगर आईआरपी कॉस्ट में इंक्लूड करना है तो उसके लिए यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ सीओसी। समझ में? मतलब बेटा जो भी फीस आप पे कर रहे हो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो 2 मीटिंग तक का कॉस्ट जो है ना बेटा, वो आप इंक्लूड कर पाओगे आपके आईआरपी के कॉस्ट में, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। समझ में आया? यस बच्चा पार्टी, देखो अमेंडमेंट ना बहुत सिंपल है, मतलब ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं अमेंडमेंट में, एकदम ईजी अमेंडमेंट है। अच्छा, अब अगर आप उसके बाद आओगे तो कहना से बेटा ये अमेंडमेंट जो है दैट इज ड्यूटीज ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा बच्चा बेटी, कहने से ये हमने ऑलरेडी हमारे रेगुलर बैच में डिस्कस किया था। यस, याद करो, मैंने आपको बोला भी था कि एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का क्या ड्यूटी होता है, उसका रोल्स एंड फंक्शंस क्या होता है। कहने से एकदम बेसिक रोल्स और ड्यूटी था क्या, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि आप ऐसे ही याद रख सकते हो क्या, कि अगर आपको एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करा हुआ है तो आप कहने से आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, किसका, सीओसी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, आप ट्राई करोगे कि उनका इंटरेस्ट अफेक्ट ना करो। प्लस अगर उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर आपको वोट नहीं करना है तो आपको वोट नहीं ही करना है, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, आप उनके इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। याद आया? यस, उतना ही नहीं कि अगर मान लो मीटिंग में अगर कुछ इंफॉर्मेशन अगर सर्कुलेट हुआ था, कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर सर्कुलेट हुआ था, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को सबमिट करना पड़ेगा। उतना ही नहीं बच्चा पार्टी, याद करो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था क्या, कि अगर जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स जो है या जो क्रेडिटर जो है, अगर उसको कोई इंफॉर्मेशन, अगर उसको कोई पॉइंट अगर मीटिंग में प्लेस करना है तो वो क्या करता था, वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को सबमिट करता था, और वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बच्चा पार्टी क्या करता था, वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर के सामने उसको प्लेस करता था जब कभी भी मीटिंग होता था तभी। याद आया? इतना ही नहीं, आप देखो जो मिनट्स जो सर्कुलेट होता है जब मीटिंग खत्म होती है, जैसे आपका आईआरपी मिनट्स सर्कुलेट करता है, तो मिनट्स पहले सर्कुलेट किसको करेगा, वो देखो जो सारे क्रेडिटर्स जिनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उनको तो मिनट्स डायरेक्टली जाएगा, लेकिन ऐसे क्लास ऑफ क्रेडिटर्स जिन्होंने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके रखा हुआ है तो उस केस में बेटा मिनट्स किसको जाता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को जाता है, और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फिर बच्चा पार्टी वो क्या करता है, मिनट्स आगे फॉरवर्ड करता है। समझ में आया? यस बच्चा पार्टी, देखो ये जो ड्यूटीज और ये सब पे जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और ये ड्यूटीज और एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो यस बच्चा पार्टी, कहने से हमने हमारे रेगुलर लेक्चर में एकदम थॉरली अच्छे से डिस्कस करा हुआ था। अच्छा, अब आ जाओ आपकी नेक्स्ट अमेंडमेंट पे, दैट इज रेगुलेटरी फी। अब ये जो कंसेप्ट है ये हमने हमारे रेगुलर लेक्चर में नहीं किया था। अब रेगुलेटरी फी मतलब क्या सर, ये वो फी है जो आप बेटा आप पे करोगे आपके बोर्ड को। अब यहाँ पे रेगुलेटरी फी सर कब चार्ज किया जाएगा, क्या हमेशा चार्ज किया जाएगा, तो द आंसर इज नो। आपका रेगुलेटरी फी कितना होगा, तो वो होगा 0.25% ऑफ योर रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, क्या ये हमेशा लगेगा, मैंने अभी बोला आंसर इज नो। तो सर ये फीस चार्ज कब होगा, तो बच्चा पार्टी ये फीस कब चार्ज होगा, जब आपका रियलाइजेबल वैल्यू इज मोर देन द लिक्विडेशन वैल्यू। मतलब अगर आज एक कंपनी का सीआईआरपी अगर नहीं होता तो कहने से कंपनी लिक्विडेट हो जाता, अगर कंपनी लिक्विडेट होता तो कहने से उस केस में बेटा क्रेडिटर्स को इतना इतना ही पैसा मिलता एज पर सेक्शन 53, दैट इज वाटरफॉल मैकेनिज्म। लेकिन अगर आपने सीआईआरपी कंडक्ट किया, अगर रेजोल्यूशन प्लान आया, अगर आपका रियलाइजेबल वैल्यू ड्यू टू सीआईआरपी अगर वो ज्यादा होता है लिक्विडेशन वैल्यू से, तो उस केस में यू हैव टू पे 0.25% ऑफ योर रियलाइजेबल वैल्यू एज अ रेगुलेटरी फी आपको पे करना पड़ेगा। यस बच्चा पार्टी, क्लियर है? बहुत ही बेसिक अमेंडमेंट्स है। अब आ जाओ आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, अब एक और केस में भी आपको रेगुलेटरी फी पे करना पड़ता है, कब, ये देखो, a regulatory fee calculated at the rate of 1%
of the cost being booked in the insolvency resolution process cost in respect of hiring any professional or other services by IRP or RP for assistance in the CIRP shall be payable to the board in the manner as specified in the regulation. अब यस बच्चा बट ये क्या बोल रहा है कि देखो अभी मैं अगर एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हूँ तो मैं जब भी CIRP के वक्त अगर किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर रहा हो तो उसको अपॉइंट करने में जो भी कॉस्ट हुआ, जो भी खर्चा हुआ, और अगर उसको मैं IRP कॉस्ट का पार्ट बना रहा हूँ, जितना कॉस्ट मैं बुक कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करने के लिए, तो उस कॉस्ट का एटलीस्ट 1% क्या करना पड़ेगा, मुझे पे करना पड़ेगा। किसको? बोर्ड को पे करना पड़ेगा। बच्चा पार्टी बोर्ड का मतलब है आपका IBBI को पे करना पड़ेगा। यस बच्चा पार्टी, यहां तक सब समझ में आ रहा है? कहने से देखो एकदम ही अमेंडमेंट्स ना एकदम ही इजी आया हुआ है। अब आ जाओ आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, अप्रूवल ऑफ कमिटी फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। अब ये अमेंडमेंट एकदम सिंपल है। क्या बोलता है, ध्यान से देखो। It says that the IRB shall place in each meeting of committee the operational status of the corporate debtor and shall seek its approval for all costs which are part of insolvency resolution process cost. Yes बच्चा बढ़िया, अब आपको पता ही रहेगा कि जब भी आपको कुछ कॉस्ट अगर आपको इंक्लूड करना है रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट में तो यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ COC। आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये देखो ये कॉस्ट मैंने इनकर्ड किया था ड्यूरिंग द CIRP और इस कॉस्ट को अब मैं पार्ट बनाने वाला हूँ मेरे रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का। बस ये इतना ही है। उसके बाद आ जाओ आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, अब ये वाला जो अमेंडमेंट है ये क्या बोलता है कि आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कितना फीस पे करने वाले हो। अब यहाँ पे ये एकदम ही बेसिक अमेंडमेंट है। अब देखो, अब आपको पता ही रहेगा, हमने रेगुलर लेक्चर्स में रेम्यूनरेशन एंड कॉस्ट वाले कंसेप्ट पढ़ा था, जहां पर हमने क्या बोला था कि जितना रेम्यूनरेशन आपका फिक्स किया हुआ है उतना ही रेम्यूनरेशन आपको मिलेगा। यस और नो? तो यहाँ पे भी वो सारी चीजें डिस्कस की हुई है, बट यहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स और वो सब के बारे में भी बताया गया है। आ जाओ बच्चा पार्टी, अब यहाँ पे आपको पहले तो पढ़ना है ये पॉइंट। देखो क्या बोला है, प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेंट और द कमिटी may decide to fix higher amount of fee for the reason to be recorded taking into consideration market factors such as size, scale of business operation of corporate data, business sector in which corporate data operates, level of operating economic activity of corporate data and complexity related to the procedure. अब बच्चा पार्टी यहाँ पे सिंपल पॉइंट क्या बोला है, देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हमने रेगुलेशन में स्पेसिफाई किया हुआ है ना उससे कम फीस आप पे नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा फीस आप पे कर पाओगे डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्टर जहां पे आपका कॉर्पोरेट डेटा ऑपरेट कर रहा है। देखो अब जरूरी नहीं है ना कि बेटा हर एक कॉर्पोरेट डेटा सेम सेक्टर में हो, हर एक कॉर्पोरेट डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तुमको थोड़ी पता है कैसा है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। तो कहने से जितना ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उतना ज्यादा काम बेटा एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को करना पड़ेगा। यस और नो? तो यहाँ पे आपका फीस उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। यस और नो बच्चा पार्टी? अब आ जाओ आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि अगर आप चाहो तो आप परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी पे कर सकते हो, बट विच शैल नॉट एक्सीड 5 CR। समझ में? कि देखो अगर आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव पे करना है, किसको? एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, मतलब आपको लगा कि नहीं यार इसने बहुत ही अच्छा काम किया था, बहुत ही बढ़िया रेजोल्यूशन प्लान लेके आया है, तो उस केस में अगर आपको परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव पे करना है, पे कर सकते हो। लेकिन क्या आप कुछ भी पे कर पाओगे? आंसर इज नो। देयर इज अ अपर लिमिट। कितना? 5 CR का लिमिट है। आप उससे ज्यादा का इंसेंटिव पे नहीं कर सकते एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को। समझ में आया बच्चा पार्टी? यस। फर्स्ट टास्क से आ जाओ। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला पॉइंट अगेन बच्चा पार्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने रेगुलर लेक्चर्स में। क्या बोलता है ये कि आप जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इशू करते हो, रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान इशू करते हो, आप कब इशू करोगे? यस, याद करो हमने टाइम लिमिट भी पढ़ा था। यस यस यस, आ जाओ, देखिए देखो यहीं पे है टाइम लिमिट। किधर गया? यहां भी था, ये देखो। दैट शेल विद इन 5 days of the date of issue of the final list under the regulation issue the information memorandum, evaluation matrix and a request for resolution plan to every resolution applicant in the final list. yes, बच्चा पार्टी कहने से ये भी हमने हमारे रेगुलर लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ था। देखो तो वंस अगेन ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे अमेंडमेंट्स के ऊपर आपका इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखो जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स मेरे को लगेगा मैं आपको बता दूंगा कि ये अमेंडमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है। लेकिन क्या सर हम ये सारी अमेंडमेंट स्किप करेंगे? आंसर इज नो। देखो आप ऑलरेडी ये वीडियो तो देख रहे हो, अब आपको करना क्या है, ये अमेंडमेंट शीट आपको कैरी करना है। अब जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे, अब जैसे कि मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया कि रेगुलेटरी फी के ऊपर, अब आपको क्लिक होना चाहिए कि हाँ हमने रेगुलेटरी फी का ना यहाँ पे वीडियो देखा था,
अब जैसे ही आपको क्लिक हो, आप क्या करोगे, आप अमेंडमेंट की शीट पे आओगे, आप वो पेज नंबर ओपन करोगे और आपको कंटेंट मिल गया। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? चलो अब आ जाओ आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, अब कहने से ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारे रेगुलर लेक्चर्स में। क्या ये स्ट्रेटेजी फॉर मार्केटिंग ऑफ असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, लेकिन क्या ये हमेशा होता था? आंसर इज नो। ये कब होता था बच्चा पार्टी? जहां पे आपका लग इसका कॉर्पोरेट डेटा का टोटल असेट का वैल्यू एज पर द लेटेस्ट अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर वो एक्सीड कर रहा है 100 करोड़ रुपीस से, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करोगे। समझ में आया? याद आया था? अच्छा, उतना ही नहीं, जब भी आपको स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको किसका अप्रूवल लगेगा? आपको सीओसी का अप्रूवल लगेगा बच्चा पार्टी। यस और नो? समझ में आया? पक्का? अच्छा, आप ये स्ट्रेटेजीज कब यूज करते हो? जब आपका मतलब इसका कॉर्पोरेट डेटा का जो टोटल एसेट्स का जो वैल्यू है एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपके पास अवेलेबल है, अगर टोटल एसेट्स का वैल्यू इज एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीस, तो उस केस में आप ये स्ट्रेटेजी करते हो। क्या ये कंपलसरी है? आंसर इज नो। ये कंपलसरी कब बनेगा? जब आपका ये पर्टिकुलर लिमिट एक्सीड हो रहा है, लेकिन आपको इसके लिए अप्रूवल किसका लेना पड़ता है? केनआई से सीओसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आंसर इज यस। चलो आ जाओ। अच्छा, अब आ जाओ आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट एकदम सिंपल है। क्या बात करता है? असेसमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट स्कीम। अब यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या बोले, ध्यान से सुनो, कि अगर मान लो आपने एप्लीकेशन कर दिया था, किसके लिए? लिक्विडेशन कराने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, सीआरपी ना बेनिफिशियल नहीं है इस कॉर्पोरेट डेटर के लिए, सीआरपी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, रेजोल्यूशन प्लान आ नहीं रहा है, तो फिर भी जब भी अगर आपने एप्लीकेशन भी सबमिट करके रखा हुआ है एंड इट इज पेंडिंग फॉर द अप्रूवल बाय द एनसीएलटी, तो तभी भी योर सीओसी एंड योर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शुड ट्राई देयर बेस्ट पॉसिबिलिटी कि क्या इस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है, क्या हम इसका कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करा सकते हैं। आपको बेस्ट पॉसिबल ट्राई करना है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि बच्चा पार्टी आईबीसी का प्रीएम्बल क्या कहता है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईबीसी इज टू रिवाइव एंड रीऑर्गेनाइज द कॉर्पोरेट डेटा, वेयर इज द लिक्विडेशन इज ओनली द लास्ट ऑप्शन विच इज अवेलेबल विद देम। देखो, ये लास्ट ऑप्शन है कि अगर तेरा कंपनी रिवाइव नहीं हो पाया इवन आफ्टर सीआरपी, तब जाके आप क्या करते हो बच्चा पार्टी? लिक्विडेशन करते हो। लेकिन लिक्विडेशन करने के पहले भी आप पूरा ट्राई करते हो कि आप कैसे भी करके इस कॉर्पोरेट डेटा को रीऑर्गेनाइज कर सको। ये देखो यहाँ पे बोला हुआ है, it states that while deciding to liquidate the corporate data under section 33, the committee shall examine whether to explore compromise or arrangement as referred under the so and so regulation of the IBBI liquidation process regulation 2016, and the resolution professional shall submit the COC's recommendation to the adjudicating authority while filing the application under section 33। समझ में आया बच्चा पार्टी? कहने से ये भी अमेंडमेंट एकदम ही सिंपल सा था। देखो, सारी के सारी अमेंडमेंट्स ना एकदम बेसिक है। अब यहाँ पे कुछ ही अमेंडमेंट्स ऐसी होगी जहां से आपका इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन क्या आपको अमेंडमेंट स्किप करनी चाहिए? आंसर इज नो। आप क्या करो, आप सिर्फ ये वीडियो अच्छे से देख लो, आप ये एक बार अमेंडमेंट्स अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना, एटलीस्ट आप अवेयर हो जाओ कि क्या क्या अमेंडमेंट्स इंस्टीट्यूट ने इस बार पूछा है। यस, अब आ जाओ आपके नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 5, लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। अब इसके अंदर भी बच्चा पार्टी कुछ अमेंडमेंट्स आई हुई थी। आ जाओ, अब यहां पे सिंपली क्या बोला इन्होंने कि जब भी आप कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट कराओगे एज पर कंपनीज एक्ट, देन व्हाट्स द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ सच कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। तो यहाँ पे सिंपली क्या बोला था कि जो भी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट आप ऑप्ट करोगे, इट शैल बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन अंडर सेक्शन 33। मतलब जिस दिन आपको लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हुआ, वहां से लेकर आपके पास 90 डेज का पीरियड रहेगा, आपको क्या करना है? कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट कंप्लीट करना है। यस बच्चा पार्टी, यहां तक कुछ भी डाउट है? बताओ, यहां तक सब समझा? देखो आगे भी बोला है, इट इज प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल अंडर द कोड टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा शैल नॉट बी अ पार्टी इन एनी मैनर टू सच कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। It is further provided that the liquidator shall file the proposal of compromise or arrangement only in cases where such recommendation has been made by the committee under regulation 39BA. Apart from it, provided further that the liquidator shall not file such proposal after the expiry of 30 days from the liquidation commencement date. अब यहाँ पे सिंपल सा इन्होंने क्या बोला है? सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो पर्सन जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29A जो एलिजिबल ही नहीं है for submitting the resolution plan, he cannot participate in any manner
इन एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29A के हिसाब से आप क्या हो, आप इनएलिजिबल हो। इतना ही नहीं बचा पार्टी, यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे लिक्विडेटर का ड्यूटी होगा क्या, कि ये प्रपोजल सीओसी के सामने प्लेस करना। अगर सीओसी ने उसको अप्रूव किया तो आप क्या करते थे, आप प्रपोजल किसको सबमिट करते थे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट करते थे। लेकिन इसके लिए भी एक टाइम लिमिट है, क्या, कि जिस दिन आपका लिक्विडेशन कमेंस हुआ। अब कमेंस कब होता है, जब आपको एनसीएलटी अप्रूवल देगा। तो जिस दिन आपको अप्रूवल मिला वहां से लेकर आपके पास 30 डेज का टाइम है। 30 डेज के बाद आप ये प्रपोजल सबमिट नहीं कर पाओगे। यस बच्चा पार्टी, यहां तक कुछ भी डाउट है? यहां तक सब समझा? और ये तो एकदम ही बेसिक पॉइंट है, क्या, कि जो भी टाइम आपको लगेगा कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए, दैट इज नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। जब भी आप लिक्विडेशन पीरियड कैलकुलेट करोगे तो उसको कैलकुलेट करते वक्त आप ये 90 डेज का पीरियड कंसिडर नहीं करने वाले हो। यस बच्चा पार्टी, यहां तक कुछ भी डाउट है? कहना इसे एकदम ही बेसिक अमेंडमेंट्स है। कहना इसे ये वाला अमेंडमेंट भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा हुआ था, दैट इज स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमिटी। ये मैंने बोला भी था, ये कमिटी कब बनता है, क्यों बनता है। तो मैंने बोला था आप ये कमिटी फॉर्म करते हो ड्यूरिंग द लिक्विडेशन। अब ये कमिटी बनाने का सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है, तो ये लिक्विडेटर को बेटा अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो वो क्या करेगा, इस कमिटी के पास जाएगा। कमिटी क्या करेगा, उसको कंसल्ट करेगा, उसको बोलेगा कि देख भाई आप ये तरीके फॉलो करो, आप ये प्रोसीजर फॉलो करो। यस और नो, याद आया बच्चा पार्टी? फिर भी आ जाओ हम देख लेते हैं कि ये किन किन मैटर्स पे आपका ये कमेटी एडवाइस करता है। जैसे कि प्रोफेशनल जो अपॉइंट हुए हैं उनको रेम्यूनरेशन कितना पे करना चाहिए। उसके बाद जो भी सेल आप करोगे अंडर रेगुलेशन 32, याद है, आप अगर ऑक्शन कर रहे हो तो आपका जो बिड प्राइस होगा वो कितना होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है बच्चा पार्टी? तो ये आपका जो कंसल्टेशन कमेटी होता है वो डिसाइड करेगा, मतलब वो सजेस्ट करेगा किसको, एक लिक्विडेटर को। इतना ही नहीं बच्चा पार्टी, आप एक लिक्विडेटर को कितना फीस पे करने वाले हो ये भी डिसाइड करने का काम किसका है, तो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी का है। उसके बाद देखो वैल्यूएशन जो आप कंडक्ट कराओगे वो कैसे होगा। फिर उसके बाद जो भी बच्चा पार्टी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए थे, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन हुए थे, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुए थे, अगर उसका प्रोसीडिंग्स भी अगर मान लो आपको इनिशिएट कराना है, किसके पास कराओगे, ट्रिब्यूनल के पास कराओगे, तो प्रोसीडिंग्स भी कैसे इनिशिएट होना चाहिए। अगर प्रोसीडिंग्स का अगर कुछ आउटकम आया हुआ है, मतलब ऑर्डर आया हुआ है, तो अब आप ऑर्डर को कैसे एनफोर्स करने वाले हो वो भी कंसल्ट कौन करेगा, तो ये स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी कंसल्ट करेगा। समझ में आया? येस और नो बच्चा पार्टी? पक्का क्लियर है? चलो ये देखो, फिर अगर आप जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप यूज़ करने वाले हो तो उसको रिव्यू ये करता है। फिर जो जितने भी सूट्स जो पेंडिंग है, लीगल प्रोसीडिंग्स जो पेंडिंग है, या नया सूट्स और प्रोसीडिंग जो फाइल होने वाला है या आप करने वाले हो, तो वो कैसे होगा, तो उसके ऊपर भी गाइडेंस या कंसल्टेंसी कौन देगा, तो ये कमेटी प्रोवाइड करेगा। येस और नो बच्चा पार्टी? यहाँ तक कुछ भी डाउट है? यहाँ तक सब समझा? पक्का? चलो अब आ जाओ आपके नेक्स्ट अमेंडमेंट पे, दैट इज एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन असेट फ्रॉम द लिक्विडेशन एस्टेट। अच्छा, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ बताया नहीं है, लेकिन हमने हमारे रेगुलर लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था। पहले तुमने देखा था कि भाई लिक्विडेशन एस्टेट क्या होता है, फिर हमने ये भी देखा था कि ऐसे कौन से एसेट्स है विच कैन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर लिक्विडेशन एस्टेट। अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो ऐसा कोई एसेट जिसका पोजीशन इज विद द कॉर्पोरेट डेटा बट उसने एज ए ट्रस्ट के तौर पे होल्ड करके रखा है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, याद करो। तो यस बच्चा पार्टी, ये वही वाला क्वेश्चन है कि लिक्विडेशन एस्टेट जब आप असेट्स अक्यूमुलेट कर रहे हो, एक पूल ऑफ असेट्स क्रिएट कर रहे हो फॉर रीपेइंग द लायबिलिटी, तो लिक्विडेशन एस्टेट में ऐसे कौन से असेट्स आप नहीं डालोगे, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ था। यस और नो? चलो अब इसमें ना इन्होंने एक और पॉइंट दी हुई है, एक और पॉइंट दिया हुआ है, क्या, कि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर जो फ्लैट का पोजीशन आपने अलॉटी को दिया हुआ है ना, उस फ्लैट को आप इंक्लूड नहीं करोगे आपके लिक्विडेशन एस्टेट में। समझ में आया? देखो ऑलरेडी हमने ट्रस्ट और वाला एग्जांपल लिया था, इन्होंने अमेंडमेंट लाके क्या बोला कि अगर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था और वो अलॉटीज मतलब जो बेटा जिसने ऑलरेडी कुछ कंसिडरेशन पे करके रखा हुआ था और उसको ये पर्टिकुलर फ्लैट का पोजीशन मिलने वाला था, तो जो फ्लैट जो है ना जिसका पोजीशन एक अलॉटी को मिलने वाला था, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर। बस इस पॉइंट में इतना ही डिस्कशन किया गया है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट है अर्ली डिसोल्यूशन का। अच्छा, अब अर्ली डिसोल्यूशन के अंदर क्या है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, दैट इफ इट अपीयर्स टू द लिक्विडेटर that the realizable property of the corporate debtor are insufficient to cover the cost of the liquidation process and the affairs of the corporate debtor do not require any further investigation, he shall consult the consultation committee, and if it advises for early dissolution, he may apply along with a detailed report incorporating the views of the consultation committee to the adjudicating authority, that is your NCLT,
for early resolution of the corporate data and for necessary direction in respect of such resolution. अब इसका सिंपल मतलब क्या है बच्चा पार्टी, कि अगर आपको पता चल रहा है कि लेट्स से मेरे को एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट किया था, अब नाउ आई नो आफ्टर एनालाइजिंग ईच एंड एवरी पॉइंट थरली, अब नाउ आई नो कि यहाँ पे जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मैंने बनाया था, मतलब लिक्विडेटर ने जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाया था, आफ्टर गो थ्रूइंग दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, ये जो कॉर्पोरेट डेटर है ना, अब इसको हमें अर्ली डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इतने सफिशिएंट एसेट्स नहीं है कि ये लिक्विडेशन कॉस्ट भी रियलाइज करवा के दे सके। फिर उसके बाद अगर हमको लग रहा है कि अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए इसके बिजनेस ऑपरेशन में, इसके मैटर्स में, तो आप क्या करते हो, आप मतलब लिक्विडेटर क्या करेगा, वो कंसल्ट करेगा किसको, कंसल्टेशन कमेटी को पूछेगा। अगर कंसल्टेशन कमेटी ने ओके दे दिया तो क्या करेगा, जो ऑर्डर या जो डिसीजन जो कंसल्टेशन कमेटी ने दिया था अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, वो किसके पास फाइल करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देगा और बोलेगा कि हम कॉर्पोरेट डेटर को क्या करने वाले हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं। समझ में आए? तो जिस दिन आपका एनसीएलटी अप्रूवल दे देगा उस दिन से आपका जो कॉर्पोरेट डेटर है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। यस बच्चा पार्टी, क्लियर है? पक्का? कहने से एकदम ही बेसिक अमेंडमेंट्स है। अच्छा, अब आ जाओ आपके नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। अच्छा, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ था हमारे रेगुलर लेक्चर्स में। क्या किया था कि अगर आपको वॉलंटरी लिक्विडेशन करना है तो आप कब कब कर पाओगे, याद करो, जहाँ पे मेजोरिटी ने डिसाइड कर लिया। मेजोरिटी मतलब कौन, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अगर आपका कॉर्पोरेट पर्सन एक एलएलपी है तो। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि अगर कोई इंडिविजुअल्स है who are constituting the governing body in case of other corporate person as the case may be verified by an affidavit। आपको यहाँ पे एफिडेविट सबमिट करना पड़ता था, याद करो, डायरेक्टर से आप एफिडेविट लेते थे क्या, दैट दे हैव मेड अ फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन एंड दे हैव मेड श्योर कि कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, और अगर डेट है भी तो दे आर इन द पोजीशन टू रीपे द एंटायर डेट। और आप जो भी लिक्विडेशन कर रहे हो, आप ये लिक्विडेशन गुड फेथ में कर रहे हो, मतलब आप किसी के साथ डिफ्रॉड करने के लिए लिक्विडेशन नहीं कर रहे हो। यस बच्चा पार्टी, याद है कहने से ये ऑलरेडी हमने हमारे रेगुलर बैच में डिस्कस करा हुआ था। इतना ही नहीं बच्चा पार्टी, ये देखो नीचे आ जाओ। अच्छा, अब जब भी आप जो डिक्लेरेशन जो आप सबमिट करते थे, उस डिक्लेरेशन के साथ साथ आप कुछ एडिशनल चीजें सबमिट करते थे। क्या क्या, याद करो। आपका जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता था, बिजनेस ऑपरेशन रिपोर्ट जो होता था लास्ट 2 साल का, आप वो सबमिट करते थे। उसके साथ साथ आप वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करते थे जो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर प्रिपेयर करता था। फिर आप डिस्क्लोजर सबमिट करते थे कि क्या आपका कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, क्या आपका कोई असेसमेंट पेंडिंग है किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के पास, क्या आपका कोई लिटिगेशन पेंडिंग है। उसके साथ साथ जैसे ही आपने डिक्लेरेशन दे दिया, वहां से लेके 4 वीक के अंदर आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ता था बेटा, आपको याद है, आपको स्पेशल मेजोरिटी लगता था पार्टनर्स के केस में। याद करो, जो पार्टनर्स या कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो है उनसे आपको एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता था। यस और नो बच्चा पार्टी। और बॉडी कॉर्पोरेट के केस में आप करो, अब याद करो आप क्या करते थे, आप अप्रूवल लेते थे। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर आपको याद हो तो जो सीओसी जो होता था, अब सीओसी के पास से भी अप्रूवल आपको लेना पड़ता था। मतलब जिस दिन आपका शेयर होल्डर्स ने आपको अप्रूवल दे दिया तो उसके बाद आप फिर किसका अप्रूवल लेने जाते थे, आप क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेने जाते थे। याद करो, ये देखो यहाँ पे वो पॉइंट दिया हुआ है, it may be noted that the corporate person owes any debt to any person creditor representing 2/3 in value of the debt of the corporate person shall approve the resolution passed within 7 days of such resolution। yes, मिला बच्चा पार्टी। कहना से ये हर एक चीज डिटेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ था। क्यों बच्चा पार्टी? क्योंकि आपको पता है ये सारा जो अमेंडमेंट जो आया हुआ है, इसमें से मेजोरिटी ऑफ अमेंडमेंट्स बेटा ऐसा है जो कि ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी था। और मैंने मेरे रेगुलर लेक्चर में जब भी आपको न्यू सिलेबस से पढ़ाया था, मैंने आपको ये भी बोला था कि ओल्ड सिलेबस में ये सारे पॉइंट्स थे लेकिन वो न्यू सिलेबस में मिसिंग है। तो कहने से हमने ऑलरेडी हमारे रेगुलर लेक्चर्स में कंप्लीट करा हुआ था। येस और नो? येस बच्चा पार्टी। आ जाओ आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, अब ये रिपोर्टिंग के बारे में बात कर रहा हुआ है। रिपोर्टिंग का मतलब क्या था, याद करो, हमने ये सारी की सारी रिपोर्ट डिटेल में पढ़ी थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विडेटर होता है उसके ऊपर ड्यूटीज होती है क्या, कि उसको ये सारी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी होती है। कौन सी रिपोर्ट्स? जैसे कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हो गया, स्टेटस रिपोर्ट हो गया, फिर मिनट्स ऑफ कंसल्टेशन हो गया, फिर फाइनल रिपोर्ट हो गया। याद करो, आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट करते थे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताने के लिए कि आपने कितना असेट्स बेच दिया, इतना सारा डेट आपने ऑलरेडी रीपे कर दिया, और अब आप क्या करने वाले हो, इस कंपनी को डिसॉल्व करना चाहते हो। येस और नो? यस बच्चा पार्टी, क्लियर है? पक्का। ये देखो, अब आ जाओ आपके नेक्स्ट रेगुलेशन पे, दैट इज रेगुलेशन 37। अब रेगुलेशन 37 भी एकदम बेसिक है और एकदम ही इजी था, दैट इज कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहते हैं, द लिक्विडेटर
shall endeavor to complete the liquidation process of the corporate person and submit the final report within how many days? So within 270 days from the liquidation commencement date. याद करो बच्चा बेटी, मैंने आपको बोला भी था कि पहले इसका टाइम लिमिट कितना था, पहले इसका टाइम लिमिट 1 साल था, फिर उसको रिड्यूस करके इन्होंने कितना कर दिया था, 270 डेज कर दिया था, यस और नो। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आपका लिक्विडेशन 270 डेज के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ तो उस केस में बेटा आपको क्या करना पड़ता था, याद करो, आपको कॉन्ट्रीब्यूटरीज का मीटिंग रखवाना पड़ता था। याद आया? कितने दिन के अंदर? विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 270 डेज और 90 डेज एज द केस में भी। याद आया? एंड देयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी सक्सीडिंग 270 डेज और 90 डेज एज द केस में भी। याद आया बच्चा बड़ी? कहने से ये भी चीजें हम लोग ने ऑलरेडी हमारे रेगुलर लेक्चर्स में बेटा डिस्कस करा हुआ था। पक्का क्लियर है? ये देखो, अब इसके बाद अगर आपको याद हो तो आप बेटा स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करते थे स्टेटस बताने के लिए, जिसमें आप बताते थे कि ऐसा कौन से स्टेक होल्डर्स है जिसका क्लेम आपने ऑलरेडी सेटल कर दिया हुआ है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ असेट्स दैट रिमेन्स टू बी सोल्ड एंड रियलाइज, कितना डिस्ट्रीब्यूशन आपने स्टेक होल्डर को किया, ऐसे कौन से स्टेक होल्डर्स है जिनको आपने अनसोल्ड असेट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। याद करो, मैंने आपको बोला भी था कि कुछ असेट ऐसे होते हैं जिनको आप मार्केट में बेच ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप किसी स्टेक होल्डर को असेट बेचना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कहने से आपको अप्रूवल लेना पड़ता था। उसके साथ साथ आपको इसको क्या करना पड़ता था, इंटीमेट भी करना पड़ता था किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही नहीं, अगर कोई मटेरियल लिटिगेशन इनिशिएट हुआ था या आपने इनिशिएट कराया हुआ था तो उसका भी इंटीमेशन आपको स्टेटस रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। येस और नो बच्चा बड़ी? पक्का क्लियर है? इतना ही नहीं, इसके साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई जो टाइम लिमिट हमने ऑलरेडी आपको दिया हुआ था उस टाइम लिमिट में आपका प्रोसेस कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, रीजन क्या है, तो लिक्विडेटर को यहाँ पे रीजन भी बताना पड़ेगा। कहना से ये हर एक चीजें हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। बच्चा बड़ी अमेंडमेंट्स एकदम ही ईजी है, अमेंडमेंट्स एकदम बेसिक है। अब आपका ड्यूटी सिर्फ इतना ही है कि आपको अमेंडमेंट्स थोड़ा अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, दैट्स इट। अब आ जाओ आपके लास्ट चैप्टर पे, दैट इज लेसन 15, प्रोफेशनल एंड एथिकल प्रैक्टिसेस फॉर इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स। अब अगर आप देखोगे तो सीआईआरपी के अंदर ये चैप्टर का नाम क्या था, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आईआरपी एंड योर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जहाँ पे कहने से हमने उनका ड्यूटीज पढ़ा था, जहाँ पे हमने उनका कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा था, हर एक चीज़ हमने ऑलरेडी उस चैप्टर में कंप्लीट किया हुआ था। तो बस अब वापस से यहाँ पे ये सारी चीज़ें ही पढ़ने वाले हो। अब अगर अब ये अमेंडमेंट देखोगे इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर की जो भी अमेंडमेंट्स है बेटा हमने ऑलरेडी हमारे रेगुलर लेक्चर में एकदम थरली अच्छे से किया हुआ था। अब अगर मैं आपको बोलूँ सबसे पहला कि भाई एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का ड्यूटीज क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट कहता है ड्यूटी टू टेक कस्टडी एंड कंट्रोल। तो जैसे ही समझ लो कि बेटा मेरे को एज एन आईआरपी अपॉइंट किया, तो मेरा ड्यूटी क्या होता था, सबसे पहला ही ड्यूटी क्या होता था, टू कलेक्ट एंड कोलेक्ट द असेट्स, टू कलेक्ट एंड कोलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। याद करो, ये आपका सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी होता था। एज वेन एज आपको अपॉइंट किया तो आपको ये चीज़ करनी पड़ती थी। आप क्या करते थे, आप पहले तो सारा का सारा असेट्स का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। अब किससे कलेक्ट करोगे, तो जो भी पर्सनल, जो भी ऑफिसर, जो भी डायरेक्टर्स जो प्रेजेंट है आप उनके पास से कलेक्ट करते थे। इतना ही नहीं, आप उस असेट्स का जो इन्फॉर्मेशन होता था वो सारी चीज़ें भी कलेक्ट करोगे। आप असेट्स का कस्टडी भी अपने पास लोगे, येस और नो? हाँ, अगर आप याद करो, अगर आपने जो लिस्ट ऑफ असेट्स बनाया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लिस्ट ऑफ असेट्स में से कुछ असेट्स मिसिंग है, तो आप बेटा डायरेक्टर्स को, आप पर्सनल्स को, आप उन एम्प्लॉयज को भी पूछ सकते हो, आप उन ऑफिसर्स को भी पूछ सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर असेट्स है, ये लिस्ट ऑफ असेट्स या लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन में क्यों नहीं है, तो आप उनसे वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। तो बस बेटा ये रेगुलेशंस में यही सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई है। फिर सेकेंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था क्या, कि एक प्रमोटर, एक पर्सनल के ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस होता है, कि भाई जैसे ही आपका आईआरपी अपॉइंट होता है, आईआरपी ने आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा, जो भी असिस्टेंस मांगा, वो आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। याद करो, मैंने आपको बोला भी था कि अगर आप उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो तो कहना से दी आईआरपी और द आरपी हैज द पावर टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करेगा कि आपको इंस्ट्रक्शन दे और आपको बोले कि जो भी हेल्प एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को चाहिए वो आपको करना ही पड़ेगा। याद करो, इसके ऊपर हमने एक केस लॉ भी डिस्कस किया रहा था, येस और नो बच्चा बड़ी? अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आरपी का ड्यूटी होता है टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ असेट्स एंड रिकॉर्ड्स। उसके बाद मैंने आपको बोला भी था कि जो भी लिस्ट ऑफ असेट्स एंड रिकॉर्ड्स आप बनाओगे उसको आपको साइन इन भी कराना पड़ेगा। कितने लोगों के पास है बेटा? 2 लोगों के पास है जो आप प्रेजेंट है, जिनके प्रेजेंस में आपने क्या किया था, ये सारा का सारा लिस्ट प्रिपेयर करा था, ये असेट्स आपकी कस्टडी में लिए थे, तो आपको ये लिस्ट भी साइन कराना पड़ेगा उन 2 लोगों के पास से। इतना ही नहीं, ये देखो मैंने आपको यह भी बोला कि अगर आपको लिस्ट पढ़ के समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ असेट्स ऐसे है
जो कि इस लिस्ट में दिए नहीं है लेकिन होने चाहिए थे, तो आप उस असेट्स और इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। किसके पास है? डायरेक्टर्स और पर्सनल के पास है। तो यस बेटा, कहना से एकदम ही ईजी सा टॉपिक है। अच्छा, कहना से ये रेगुलेशन 4 भी हमने ऑलरेडी करा हुआ था, मैंने आपको बोला भी था कि ये रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, विच टॉक्स अबाउट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपको रजिस्टर होना है एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तो आपको कुछ कंडीशन, कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। और वो क्राइटेरिया किस में दिया था? तो वो दिया था रेगुलेशन 4 में। कहने से ये क्राइटेरिया भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ था। क्राइटेरिया एकदम बेसिक था, सिंपल सा था। क्या कि अगर आप एक माइनर हो, अगर आप इंडिया के रेसिडेंट नहीं हो, तो उस केस में आप इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं बन सकते, मतलब आप खुद रजिस्टर्ड ही नहीं कर पाओगे। फिर अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसका पनिशमेंट इज मोर देन 6 मंथ्स एंड आपका ऑफेंस जो हुआ था उसमें आपको जो इम्प्रिजनमेंट जो आपको दिया था वो इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट होके अभी तक आपको 5 साल नहीं हुआ है, इतना ही नहीं, फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया जहाँ का पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर, और वो अगर आपको ऑर्डर पास करा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस में बच्चा पार्टी आप कभी भी एज एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं हो पाओगे। यस और नो? कहने से ये हर एक पॉइंट हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ था। फिर कुछ और भी पॉइंट था, क्या कि वो पर्सन फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, एक वो पर्सन इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, याद करो। फिर उसके अगेंस्ट में कोई रिस्ट्रेन ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स कहने से हमने ऑलरेडी डिस्कस कर हुए थे। तो बच्चा पार्टी ये देखो, ये जो अमेंडमेंट्स बेसिकली आया हुआ है ये ऑलरेडी बच्चा पार्टी ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी था, और न्यू सिलेबस में भी मैंने आपको ऑलरेडी ये सारा का सारा अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर कराया था। येस और नो? एकदम ही बेसिक पॉइंट्स है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, फिर मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी बोला था, याद है आपको? क्या कि नो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी recognized by the board shall be eligible to be registered as an insolvency professional if the entity or any of its partner or director as the case may be is not fit and proper person। याद करो, मैंने आपको बोला भी था कि अगर एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी है जहाँ पे आप काम करते हो, अगर वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी या तो फिर आपके पार्टनर या डायरेक्टर उस पर्टिकुलर एंटिटी के, अब पार्टनर कब आएगा? जब वो एंटिटी एक पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में है। डायरेक्टर्स कब आएंगे? जब वो एक बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में। तो अगर उस केस में अगर बेटा वो लोग एक फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है तो आप अपॉइंट ही नहीं हो सकते एज एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। यस बच्चा बड़ी क्लियर है? बताओ यहाँ तक कुछ भी डाउट है? यहाँ तक सब समझा? अच्छा, अगर आपको याद हो, अगर आपको एप्लीकेशन करना है किसके लिए? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के लिए, तो आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता था। याद करो, कौन से फॉर्म में? फॉर्म ए में आप एक एप्लीकेशन फाइल करते थे। किसके थ्रू फाइल करते थे? आप प्रोफेशनल एजेंसी के थ्रू फाइल करते थे, जहां पे आपने खुद को रजिस्टर्ड करा हुआ है एज अ प्रोफेशनल मेंबर, तो आप उनके थ्रू फाइल करते थे। लेकिन क्या फ्री में फाइल करते थे? आंसर इज नो। उसके लिए आपको बेटा क्या करना पड़ता था? एक एप्लीकेशन फी पे करना पड़ता था। क्या रिफंडेबल होता है? आंसर इज नो। ये नॉन रिफंडेबल फी होता है। सर कितना था? इट वॉज 20 के। लेकिन सर हमने तो एक और फी भी पढ़ा था। करेक्ट, एग्जैक्टली बच्चा पार्टी, ये किसके केस में था? ये था अगर एक एंटिटी को रजिस्ट्रेशन लेना है, तो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी को अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको भी एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा और एक नॉन रिफंडेबल फी पे करना पड़ेगा। कितना फी? दैट इज 2 लाख रुपीज। तो 20,000 इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर आप एक प्रोफेशनल एंटिटी हो और अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो उस केस में द फी इज ₹2 लाख। याद करो बच्चा बड़ी, कहने से ये एकदम ही ईजी सा अमेंडमेंट है। और अगर आपने एक बार एप्लीकेशन किया और अगर बोर्ड सेटिस्फाइड है कि आप सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, आप हर एक चीज़ें फॉलो कर रहे हो, हर एक चीज़ें आप एलिजिबल हो, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था, याद करो, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये मैंने आपको बोला भी था कि एक बार ये इसको एग्जाम में भी पूछा था। अच्छा, यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला था, क्या आप सरेंडर कर सकते हो? आंसर इज यस। अब अगर आप सरेंडर करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे बोर्ड अगर चाहे तो वो एक्सेप्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता। अगर बोर्ड सेटिस्फाइड है कि आप जेन्युइनली सरेंडर करना चाह रहे हो, ऐसा ना हो कि आपने कुछ फ्रॉड किया था तो डर की वजह से आप उसको सरेंडर करना चाह रहे हो। अगर जेन्युइनली आप सरेंडर करना चाह रहे हो तो बोर्ड अगर सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा? आपको अप्रूवल दे देगा। और जिस दिन से आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन आपका वो कैंसिल हो गया, तो उस केस में बेटा आप वो सारी कोई भी ड्यूटीज, कोई भी आपका जो परफॉर्मेंस होता है, आपका जो भी फंक्शंस होता है, आप नहीं कैरी आउट कर पाओगे एज एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर द कोड। इज इट क्लियर? यस और नो बच्चा पार्टी? ये देखो, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर भी है कि अगर आपको सरेंडर करना है आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो आप कैसे सरेंडर करोगे, ये सारी की सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी। यस और नो?
यहाँ पे आपका बोर्ड जैसे ही एप्लीकेशन उसको मिलता है तो पहले तो देखेगा, फिर आपको पूछेगा कि आपका एप्लीकेशन जो आपने दिया हुआ है हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमको लगता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो फिर आप हमको रीजन बताओ कि भाई ये क्यों कैंसिल करें हम, तो फिर आपको उनको सबमिट करना है। आपका जो भी रिटन सबमिशन है वो आप सबमिट करोगे, आप उनको बताओगे कि नहीं इस रीजन की वजह से आपको क्या करना है, ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है। अच्छा, उतना ही नहीं, अगर आपको यहाँ पे बोर्ड को लग रहा है कि बेटा आपका ऑलरेडी अगर कुछ प्रोसीडिंग चल रहा है, कुछ असाइनमेंट्स अगर चल रहा है, असाइनमेंट मतलब आपका ऑलरेडी कोई प्रोसेस चल रहा है, लेट्स से आपका सीआरबी पेंडिंग है, तो आपका बोर्ड बोलेगा कि पहले वो असाइनमेंट आप कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद जो भी एसेट्स का कस्टडी जो आपके पास है वो आप न्यूली अपॉइंटेड प्रोफेशनल्स को दो, उसी के बाद आपको क्या मिलेगा, ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल किया जाएगा। येस और नो बच्चा पार्टी, क्लियर है? यहाँ तक कुछ भी डाउट है? कहने से एकदम ही बेसिक सा टॉपिक है। अच्छा, अब जो ये वाला पॉइंट है दैट इज रेगुलेशन 12, अब ये क्या बोलता है, क्या कोई भी एंटिटी को रिकॉग्नाइज करोगे आप एज एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स? आंसर इज नो, कि अगर किसी एंटिटी को एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी रिकॉग्नाइज होना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन था, कुछ क्राइटेरिया था, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या? कि उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू प्रोवाइड दी सपोर्ट सर्विसेज टू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अपार्ट फ्रॉम इट ऑल्सो जिनका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 1 CR रुपीज, 1 CR का आपका तो नेटवर्थ होना चाहिए। उसके बाद आपके जो मेजोरिटी जो वोटिंग राइट्स है वो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के पास होनी चाहिए जो कि उस कंपनी के डायरेक्टर्स है। इतना ही नहीं, जो मेजोरिटी ऑफ जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो भी बेटा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को करना पड़ेगा जो कि डायरेक्टर है या पार्टनर है उस पर्टिकुलर फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट के। उसके साथ साथ जो भी उसके मेजोरिटी पार्टनर्स या डायरेक्टर्स जो है बेटा वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होनी चाहिए। मतलब क्या है कि अगर बेटा लेट्स से हम लोग, मेरे 4 दोस्त, हम लोग एक फर्म ओपन कर रहे हैं मिलके, और लेट्स से वो फर्म में बेटा सिर्फ मैं अकेला एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूँ, तो क्या चलेगा? आंसर इज नो। एटलीस्ट कहने से 3 मिनिमम, क्योंकि 4 है, मेजोरिटी कितने पे होगा? 3 पे होगा, 2 पे तो होगा नहीं, 2 पे तो इक्वल हो जाएगा, तो मेजोरिटी वाला कितना चाहिए? 3। तो मतलब आउट ऑफ दैट 4 पीपल 3 लोग ऐसे होने चाहिए जो लोग बेटा खुद एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है। समझ में आया बच्चा पार्टी? येस और नो? फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे, नन ऑफ इट्स पार्टनर और डायरेक्टर इज अ पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ अनदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी। मतलब बेटा जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि हमारे 4 दोस्त, अगर हम एक फर्म ओपन कर रहे हैं, तो अगर हमने उस फर्म को रिकॉग्नाइज करा एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी, तो मैं किसी और एंटिटी में एज अ पार्टनर या एज अ डायरेक्टर एक्ट नहीं कर सकता। समझ में आया? कहने से एकदम ही बेसिक पॉइंट था। येस और नो? येस बच्चा पार्टी, यहाँ तक एकदम क्लियर है? यहाँ तक सब समझा? पक्का? कहने से एकदम ही बेसिक अमेंडमेंट्स है बच्चा पार्टी। ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स एकदम इजी है और ये हमने ऑलरेडी डिटेल में हमारे रेगुलर लेक्चर्स में ऑलरेडी करा हुआ है। ओके बच्चा पार्टी, कहने से सारी की सारी अमेंडमेंट्स एकदम इजी है। अच्छा, अब आ जाओ आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये जो है कोड ऑफ कंडक्ट, अगेन बच्चा पार्टी अगर आपको याद हो तो ये कोड ऑफ कंडक्ट हमने डिटेल में एकदम अच्छे से हमारे रेगुलर लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट करा हुआ था। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट बेटा क्या बोलता है कि अगर आप एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो तो आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट में बेटा बहुत सारी इजी चीज़ें इन्होंने बताई है, जैसे कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, कहने से एकदम बेसिक है। आपको ऑनेस्ट रहना है, दैट इज इंटीग्रिटी। मतलब आप अगर एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होते हो तो बेटा आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा आपके काम के साथ, आपको एक एज अ प्रोफेशनल के जैसा एक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये सारे के सारे कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं। थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, अब इन्होंने इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट के फॉर्म में यहाँ पे डाला था। ये ऑलरेडी बचा पार्टी, ये ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी अवेलेबल था कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ें ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी था। अगर आपको याद हो, जैसे ही न्यू सिलेबस आया था तभी मैंने आपको बोला था कि भले ही आपके ये सिलेबस में अगर ये टॉपिक नहीं है फिर भी हमें ये टॉपिक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये टॉपिक आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और यही हुआ था बेटा। अगर आपको याद हो तो इसके पहले जो अटेम्प्ट आया था तो उसमें भी इन्होंने इसी एक कोड ऑफ कंडक्ट से इंस्टीट्यूट ने क्या करा था, आपको क्वेश्चन पूछा था। अब बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे कि इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। अब पहली बात तो इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पहली बात तो इंटीग्रिटी बोलता है कि आपको ऑनेस्ट रहना है आपके काम के साथ। मतलब अगर आपको एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हमने अपॉइंट करा हुआ है, तो अगर आपका कहीं पे कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है तो यू हैव टू डिस्क्लोज इट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर आपको फर्स्ट मीटिंग में सीओसी ने मान लो पूछा कि आपका क्या कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, और अगर आपने बोला कि नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता था कि आप ऑलरेडी एक फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ रिलेटेड हो, और अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो कहने से आपने इस कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया। यस और नो? अब सवाल ये उठता है कि सर ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अब लेट्स से मेरे को एज ए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करा था बेटा। अब यहाँ पे अगर आपको बेटा अपॉइंट करा हुआ है तो आप एक प्रोफेशनल हो,
आप जो भी डिसीजन लोगे आप आपका ब्रेन अप्लाई करके डिसीजन लेने वाले हो। अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो ये अलाउड नहीं है। कोई स्टेक होल्डर के कहने पे, जो कि कोड अलाउ नहीं करता, लेकिन किसी स्टेक होल्डर ने आपको सजेशन दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, और अगर आपने कोई डिसीजन लिया उसके कहने पे, तो उस केस में भी बेटा आप क्या कर रहे हो, इस कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच कर रहे हो। तो सबसे पहला तो इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी एक ही बोलता है कि आपको आपका जो ऑब्जेक्टिविटी है एज अ प्रोफेशनल वो आपको ब्रीच नहीं करना है, आपको ऑनेस्ट रहना है। अगर आप देखोगे सेकेंड पॉइंट दैट इज इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। अब अगेन ये पॉइंट अगर एकदम सिंपल है, क्या बोल रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है और इम्पार्शियल रहना है। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो भी कॉर्पोरेट डेटर है या कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है जिसके साथ आप रिलेटेड हो, तो यू हैव टू डिस्क्लोज इट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या होगा, अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया और अगर फ्यूचर में आप कुछ भी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, तो कहने से आपका डिसीजन क्या होगा, मैनिपुलेट करने का पावर किसके पास रहेगा, उस एफसी के पास रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आप इंडिपेंडेंट हो? आंसर इज नो। तो यहाँ पे ये अवॉइड करने के लिए ऑलरेडी क्या बोला हुआ है कि अगर आप किसी से भी रिलेटेड हो तो यू हैव टू डिस्क्लोज इट, आपको इम्पार्शियल रहना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो उन्होंने बोला भी था कि जो प्रोफेशनल होता है दैट इज द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, अगर वो रिलेटेड है कॉर्पोरेट डेटा से, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, फाइनेंशियल क्रेडिटर से, इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइडर से, या किसी प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से, तो उसको विद इन अ पीरियड ऑफ 3 days, अगर आपको याद हो तो उसको डिस्क्लोजर देना पड़ता था। याद आया? ये मैंने आपको बोला भी था कि अब ये 3 days कहाँ से काउंट होता है, तो ये बताता है आपको ये कॉलम। क्या? अगर आप कॉर्पोरेट डेटर के साथ रिलेटेड हो तो आपको ये बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा विद इन हाउ मेनी डेज, सो विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर आप किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रिलेटेड हो या किसी ऐसे प्रोफेशनल से जिसको आपने अपॉइंट करा हुआ था, तो आपको जैसे ही वो प्रोफेशनल अपॉइंट होता है आपको विद इन 3 days आपको ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर आप एक एफसी के साथ रिलेटेड हो तो जब भी आपका सीओसी फॉर्म होता है तब डिस्क्लोजर दे दो। और अगर आप एक इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइडर से रिलेटेड हो तो जब भी आपका अग्रीमेंट बनता है, तो जिस दिन अग्रीमेंट बना वहां से लेके 3 दिन के अंदर बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और अगर आप एक रिजर्वेशन एप्लीकेंट के साथ रिलेटेड हो तो जब भी आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सप्लाई करोगे, सबमिट करोगे, तो आपको उस वक्त क्या करना पड़ता है बेटा, डिस्क्लोजर देना पड़ता है। और अगर आप नीचे आओगे तो आपको एक और टेबल मिलेगा। अब ये टेबल क्या बोलता है बच्चा पार्टी, ऊपर वाला जो टेबल हमने पढ़ा वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अभी जो सेकंड वाला टेबल क्या बोलता है कि जो दूसरा प्रोफेशनल जो है जिसको आरपी या आईआरपी ने अपॉइंट करा हुआ है, अगर वो रिलेटेड है कॉर्पोरेट डेटा से, अगर वो रिलेटेड है सीओसी में किसी से, अगर वो रिलेटेड है किसी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से, तो तब आपको डिस्क्लोजर कैसे देना पड़ेगा, तो ये बताता है आपको ये टेबल। टाइम लिमिट रिमेन सेम, 3 दिन के अंदर बताता है, लेकिन कब से बताना है तो आपको उसके लिए ये टेबल पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? कहने से बच्चा पार्टी अगेन ही एकदम ही इजी बीजी पॉइंट दिया हुआ है। देखो बच्चा पार्टी, ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हमने किया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर्स में। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको हर एक कोड ऑफ कंडक्ट डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ था। अब इंस्टीट्यूट ने इसको अमेंडमेंट के फॉर्म में क्यों दे दिया पता नहीं, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी अमेंडमेंट जो है ये आया था बहुत टाइम पहले और ये सिलेबस का पार्ट बन गया था। इनफैक्ट ये जो अपना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल था, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ था। अच्छा, अब हमने ऊपर देखा कि अगर आप एक रिलेटेड पार्टी हो तो वो जो आपका काइंड ऑफ रिलेशन है वो आप कैसे डिफाइन कर रहे हो। मतलब अगर मैं कहूँ कि जहाँ पे जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या जो दूसरा प्रोफेशनल है, अगर वो उसके ग्रॉस रेवेन्यू का 5% से ज़्यादा अगर वो रिसीव कर रहा है उसके रिलेटेड पार्टी से, तो उस केस में बेटा कहने से वो एक रिलेटेड पर्सन है। तो इस तरीके से आपको वो काइंड ऑफ रिलेशन डिफाइन करना है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर वो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या जो प्रोफेशनल उसको अपॉइंट करा हुआ था, अगर बेटा वो शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, केएमपी है या पार्टनर है किसका, उस रिलेटेड पार्टी का, तो उस केस में भी कहने से वो एक रिलेटेड पार्टी कंसिडर किया जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पे काइंड ऑफ रिलेशन डिफाइन कैसे करोगे, तो आपको ये टेबल बताता है। समझ में आया बच्चा पार्टी? कहने से एकदम ही इजी कोड ऑफ कंडक्ट है। अब सेकंड आता है आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस सिंपली क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो फॉर एन एग्जांपल बेटा, आप अगर फ्यूचर में बेटा अगर आप एक कंपनी के सीएस बन गए तो क्या आपका काम उधर खत्म हो गया? आंसर इज नो। कहने से बेटा आपको डेली बेसिस पे जो भी अमेंडमेंट्स आ रहा है, जो भी सारी चीजें आ रही है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। कहने से मेरे को अप टू डेट रहना पड़ेगा कि भाई आज के दिन में मार्केट में क्या क्या चल रहा है, मार्केट में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सी, अगर मैं ऐसा बोलूं कि नहीं मैंने तो कंपनीज एक्ट बहुत टाइम पहले पढ़ लिया था, अब मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई एम द मास्टर ऑफ द कंपनी लॉ, अरे नहीं, थोड़ी चलेगा। आपको कहने से हमेशा बेटा पढ़ते रहना पड़ेगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप अवेयर ही नहीं हो
कि मार्केट में क्या लेटेस्ट अमेंडमेंट आया हुआ है, तो कहने से नॉन कंप्लायंस होने का चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी सिमिलर क्या बोला है कि जिस भी प्रोफेशनल को आप अपॉइंट कर रहे हो, मेक श्योर करो कि वो प्रोफेशनल को हर एक चीज़ें पता हो कि उसका ड्यूटीज़ क्या रहने वाला है, उसका फंक्शंस क्या रहने वाला है। जहाँ पे भी आप उसको अपॉइंट कर रहे हो, क्या वो उसको कोड ऑफ कंडक्ट, वो सारी की सारी चीज़ें पता है, क्या वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पर्सन है। मतलब क्या मैं किसी एरे घेरे नत्तू खेरे को बेटा अपॉइंट कर सकता हूँ कि भाई तू आ जा, तू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जा? आंसर इज नो, चलेगा ही नहीं, पहले तो इनएलिजिबल हो जाएगा। यस और नो बच्चा पार्टी, समझ में आया? पक्का? चलो, उसके बाद आता है टाइमलीनेस। अब टाइमलीनेस सिंपली क्या बोलता है बेटा कि जहाँ पे भी हमारे व्हाट यू से कोड में जहाँ पे भी टाइम लिमिट दिया हुआ है, दैट इज आईबीसी के अंदर जहाँ पे भी टाइम लिमिट दिया हुआ है, लेट्स से आईबीसी बोलता है कि 180 डेज के अंदर आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, वन टाइम एक्सटेंशन मिलेगा 90 डेज का, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 330 डेज। तो जहाँ जहाँ टाइम लिमिट दिया हुआ है वो टाइम लिमिट आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक आपको एग्जाम्पल दूँ, तो अगर सीओसी बेटा आपसे कुछ भी डॉक्यूमेंट मांगता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है, तो कहने से आरपी का ड्यूटी होता है या आईआरपी का ड्यूटी होता है उस इंफॉर्मेशन को 7 दिन के अंदर सबमिट करना। तो बेटा जो 7 डेज का जो टाइम लिमिट दिया हुआ है वो क्या कोड में ऐसे ही दिया हुआ? आंसर इज नहीं। वो क्यों दिया हुआ है? ताकि आप उस टाइम लिमिट में जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है वो आप उनको प्रोवाइड करो। समझ में आ रहा है? तो जिधर भी जो भी टाइम लिमिट दिया हुआ है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आईबीसी मेन क्यों आया था? क्योंकि बेटा आपको एक प्रोसीजर तो चाहिए था, लेकिन कहने से एक टाइम बाउंड प्रोसीजर चाहिए था कि इतने टाइम के अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, इतने से इतना ये एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। यस और नो? क्लियर है बच्चा पार्टी? उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एकदम ही सिंपल सा टॉपिक है। अब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ये बोलता है कि जब भी आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या आपका इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जब भी वो अपॉइंट होते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डॉक्यूमेंट्स बेटा आप सबमिट करते हो शेयर होल्डर्स को या किसी स्टेक होल्डर्स को या कमिटीज को, तो आपको क्या करना है बेटा, उसका हर एक इन्फॉर्मेशन आपने कब कब दिया, कब कब नोटिस आपने सर्कुलर किया, बेटा ये आपको आपकी कस्टडी में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है किसका, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, उस कोड ऑफ कंडक्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट था क्या कि अगर बोर्ड बेटा कभी भी आपको बोलता है कि हमें आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमें ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करना है, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा बोर्ड को। इतना ही नहीं, आपका जो आईपी है दैट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जिसके साथ आप रजिस्टर्ड हो एज अ प्रोफेशनल मेंबर, अगर वो भी चाहे तो आपसे डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है। यस और नो बेटा? तो कहने से एकदम ही बेसिक पॉइंट्स है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हमें तो पता ही है। तो यहाँ पे सिंपली पॉइंट क्या कहता है कि बेटा देखो, अगर मेरे को एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर रहा था, अब लेट्स से मेरे बेटा मार्केट से मैंने रेजोल्यूशन प्लान्स मंगवाया, लेट्स से मैंने 5 रेजोल्यूशन प्लान मंगवाया, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो 5 रेजोल्यूशन प्लान पढ़े, मैंने कंपेयर किया, मैंने क्या बोला एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को कि देख देख भाई, तेरा जो रेजोल्यूशन प्लान है ना बराबर तो है, लेकिन जो एक पर्सन, एक मार्केट पार्टिसिपेंट है, उसने उसके रेजोल्यूशन प्लान में ना ये सारी चीजें डिस्क्लोज करी है, तो तू काम कर, तू तेरे रेजोल्यूशन प्लान में ना ये सारी चीजें डिस्क्लोज करके आ जा, तेरा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आंसर इज नो। क्यों बेटा? क्योंकि कहने से वो दोनों आपस में कौन है बेटा, कॉम्पिटिटर्स है। यस और नो? तो मैं बेटा कभी भी किसी भी रेजोल्यूशन प्लान का कंटेंट किसी भी के साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। इतना ही नहीं बेटा, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ किसी थर्ड पार्टी को, तो मुझे उनके पास से बेटा एक नेसेसरी डिस्क्लोजर साइन करा के लेके लेना पड़ेगा, दैट इज एनडीए साइन करा के लेना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, मैंने रेगुलर लेक्चर में एक लाइन बोला था क्या कि अगर बेटा आपने नेसेसरी डिस्क्लोजर लिए बिना अगर कोई कॉन्फिडेंशियल चीजें डिस्क्लोज कर दी, तो उस केस में बेटा आपने अंडर द कोड मिस्टेक कमिट किया, और अगर आपने कोई मिस्टेक कमिट करा हुआ है तो कहने से डिसिप्लिनरी कमिटी आपके अगेंस्ट में एक्शन भी ले सकता है। यस और नो? पक्का? यस बेटा, याद आया। कहने से हर एक चीजें हमने हमारे रेगुलर लेक्चर्स में थॉरली एकदम अच्छे से डिस्कस करा था। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत मस्त है, ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना कि बेटा अगर मान लो आप एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हो और लेट्स से मैंने आपको बोला कि आप ना ये सीआरपी कंडक्ट करोगे क्या, लेकिन आप ऑलरेडी बेटा बहुत सारे असाइनमेंट्स लेके बैठे हुए, असाइनमेंट मतलब आप ऑलरेडी बहुत सारे प्रोसेस ऑलरेडी हैंडल कर रहे हो एट अ टाइम, तो क्या आप और असाइनमेंट एक्सेप्ट करोगे? आंसर इज नो। तो ये ना हो इसके लिए यहाँ पे क्या हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट में इन्होंने एक लिमिट डाल दी है कि एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एट अ टाइम बेटा 10 से ज्यादा असाइनमेंट नहीं ले सकता, और उन 10 में से भी 3 असाइनमेंट मैक्सिमम ऐसे हो सकते हैं जिसका क्लेम्ड वैल्यू इज एक्सीडिंग 1000 करोड़ रुपीस, जिसका क्लेम वैल्यू इज एक्सीडिंग 1000 करोड़ रुपीस। मतलब अगर बेटा लेट्स से एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उसके पास ऑलरेडी बेटा 7 असाइनमेंट है, ठीक है। अब इन 7 असाइनमेंट्स में से लेट्स से 2 असाइनमेंट्स ऐसे हैं जिसका क्लेम वैल्यू इज एक्सीडिंग
1000 CR। तो अब कहने से वो ज्यादा का ज्यादा बेटा कितना क्लेम एक्सेप्ट कर पाएगा? तो पहले तो अपर लिमिट कितना है 10, ठीक है। अब लेट्स से मैंने और 2 असाइनमेंट एक्सेप्ट किया तो 7 + 2 = 9। तो क्या मैं एक और असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकता हूँ? आंसर इज यस, आगे ना कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, ध्यान से सुनना कि इस 2 में से बेटा एक असाइनमेंट ऐसा था जिसका क्लेम इज एक्सीडिंग 1000 CR, ठीक है। अभी भी कितना असाइनमेंट है मेरे पास? 9। अच्छा, इस 9 में से कहने से 3 असाइनमेंट ऑलरेडी ऐसे हो गए जिसका क्लेम इज एक्सीडिंग 1000 CR। अब मान लो कि मेरे पास एक और असाइनमेंट आया जिसका क्लेम वाज एक्सीडिंग 1000 CR, क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर पाऊंगा? आप लोग बोलेगे यस। मैं कहा कैसे? अरे आपने बोला ना सर कि आप 10 असाइनमेंट एट अ टाइम एक्सेप्ट कर सकते हो। अरे लेकिन उस 10 में से मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम आप 3 ही असाइनमेंट ऐसे एक्सेप्ट कर पाओगे जिसका क्लेम वैल्यू इज एक्सीडिंग 1000 CR। यस और नो बच्चा बड़ी क्लियर है? पक्का समझ में आया? यहां तक कुछ भी डाउट है? यहां तक सब समझा? अच्छा, उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट्स है हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या? रेजिग्नेशन। अब यहाँ पे जब भी आपको खुद को रिजाइन करना है एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तो आपको सबसे पहले तो कमेटी का अप्रूवल लगता है, कमेटी का रिकमेंडेशन लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दिया उस दिन से आपका ड्यूटी कंप्लीट हो गया, नहीं। जिस दिन आपको फाइनल अप्रूवल मिलेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से तभी ही बेटा आपका जो रेजिग्नेशन है वो कंप्लीट होगा, वो अप्रूव होगा। तो तब तक तो आपको काम करना ही पड़ेगा, तब तक तो आपका जो भी ड्यूटीज है एज एन IRP वो आपको कैरी आउट करना ही करना पड़ेगा। समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा बेटी कि अगर मान लो आपको एज एन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या IRP अपॉइंट करा हुआ था तो आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि जिस दिन बेटा आपका जो भी लास्ट डेट था इस प्रोसीजर के अंदर तो वहां से लेके 1 साल तक आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। किसके पास है? कॉर्पोरेट डेटर के पास है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास है जिसका वोटिंग शेयर्स वाज एक्सीडिंग 10% ऑफ द एंटायर वोटिंग शेयर्स। तीसरा, एक सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के पास है और ये तीनों के रिलेटेड पार्टी के पास है। आप बेटा क्या नहीं कर सकते? आप एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप वो सारी सर्विसेज नहीं दे सकते। समझ में? अब यहाँ पे रीजन क्यों दिया हुआ है ऐसा इन्होंने? ये कंडीशन क्यों है? ताकि बेटा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, आपको मैनिपुलेट ना किया जाए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बेटा लेट्स से किसी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने मेरे को आके बोला कि अगर तू मेरा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कराएगा तो मैं तेरे को मेरे यहाँ पे इस पोजीशन पे मैं तेरे को जॉब दे दूंगा। तो कहने से अब यहाँ पे क्या होगा? कहने से मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहूंगा? आंसर इज नो। कहने से मैं यहाँ पे पूरा ट्राई करूंगा कि इसी का रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व है ना, तो ये ना हो इसके लिए यहाँ पे क्या हुआ है? इन्होंने ये कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्या? कि अगर आप ये एम्प्लॉयमेंट ले रहे हो थ्रू दी ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट, मतलब ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी था ये सबको एप्लीकेबल था, ये सबके लिए अवेलेबल था, मतलब जनरल पब्लिक को अवेलेबल था। आप इंटरव्यू दो, आप अगर सिलेक्ट हो गए तो आपको ये पर्टिकुलर जॉब मिल जाएगा। तो उस केस में एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि ये ऑफर सिर्फ आपको नहीं दिया गया, ये हर एक जनरल पब्लिक को दिया हुआ था। समझ में आया बच्चा पढ़ी? क्लियर है? यहां तक कुछ भी डाउट है? कहना से एकदम ही बेसिक सा कोड ऑफ कंडक्ट है। अब इसमें कुछ और छोटे मोटे कोड ऑफ कंडक्ट है जो क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर आप एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हो तो आप कुछ ऐसे बिजनेस कैरी आउट नहीं कर सकते जो आपके प्रोफेशन को हार्म हो करे, जो आपका प्रोफेशन का इमेज खराब करे, तो आप ऐसे बिजनेस कैरी आउट नहीं कर सकते। तो यस बच्चा पार्टी, ये था आपका बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट। अब इसके बाद मेरे ख्याल से कुछ 2 ही कोड ऑफ कंडक्ट बचेंगे, रेम्यूनरेशन एंड कॉस्ट एंड आपका गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। अब रेम्यूनरेशन एंड कॉस्ट क्या बोलता है कि जो भी फीस आप रिसीव करोगे एज एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आपको ट्रांसपेरेंट मैनर में रिसीव करना है। दूसरा, आप कमीशन बेस्ड आप फीस नहीं चार्ज कर सकते। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लेट्स से मैंने एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को बोला कि सुन मैं तेरा रेजोल्यूशन प्लान ना अप्रूव करा दूंगा, लेकिन जितना भी जो रियलाइजेबल वैल्यू है ना उसका 0.2% मेरा कमीशन रहेगा। चलेगा? आंसर इज नो। आप ये नहीं कर सकते, आप किसी से कमीशन नहीं चार्ज कर सकते। इतना ही नहीं, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट तो छोड़ो, जो प्रोफेशनल जिसको आपने अपॉइंट करा हुआ था आप उसको भी नहीं बोल सकते कि देख मैं तेरा इतना फीस अप्रूव करा रहा हूँ, तेरे फीस में से इतना सा पोर्शन तो मेरे को दे देगा। क्या चलेगा? आंसर इज नो बेटा, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अच्छा, अब लेट्स से आपका जो भी फीस डिसाइड करा हुआ था, अब आपको फीस तो पे होगा, लेकिन क्या बेटा कैश में पे होगा? आंसर इज नो। आपको जो भी फीस पे होगा वो आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू पे होगा। मतलब लेट्स से बेटा मेरे को अपॉइंट किया था एज एन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो मेरे को क्या करना है? एवरी मंथ मेरे नाम से एक इनवॉइस सबमिट करना है। उस इनवॉइस में मैं लिखूंगा कि मेरा इतना फीस है। इनवॉइस क्यों? ताकि डिटेल्स रहे,
अब जो इनवॉइस मैंने सबमिट करा हुआ था उसके बाद क्या होगा, मेरे को बैंकिंग चैनल मतलब बेटा बैंक्स के थ्रू क्या होगा, मेरे को पैसा मिलेगा। अब आप कैश में क्यों नहीं विड्रॉ कर सकती, क्योंकि बेटा अगर कैश में विड्रॉ किया तो आपके पास ट्रैक ही नहीं रहेगा ना, सीओसी के पास, आईबीबीआई के पास, एनसीएलटी के पास ट्रैक ही नहीं रहेगा कि इस पर्सन ने कितना कितना पैसा अभी तक विड्रॉ करा हुआ है। और ये सेम प्रोसीजर आप फॉलो करोगे दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ भी जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो, कि मतलब जो दूसरा प्रोफेशनल जिसको आपने अपॉइंट करा हुआ है, जैसे कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर है कोई भी जिसको अपॉइंट करा हुआ था, तो आप उसको भी जब भी आप फीस दोगे, आप कैसे दोगे, आप बैंकिंग चैनल के थ्रू ही आप उसको फीस देने वाले हो। कहने से बचा बढ़िए, एकदम ही बेसिक सा टॉपिक है। अब आते हैं कॉस्ट वाले पॉइंट पे। कॉस्ट वाला पॉइंट क्या कहता है कि जो भी खर्चा आप इनकट करोगे ड्यूरिंग द सीआईआरबी वो पार्ट बनता है आपके इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का। लेकिन इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आया था डिसिप्लिनरी कमेटी का। डिसिप्लिनरी कमेटी ने क्या बोला था कि अगर सीओसी कुछ चीजें रेकमेंड कर रहा है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगर ऑलरेडी आपका एक फॉरेंसिक ऑडिट हो चुका था, अब लेट्स से सीओसी बोलता है कि नहीं हमको एक और फॉरेंसिक ऑडिट कराना है, तो क्या चलेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पे अगर सीओसी को कराना है, कराओ, हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी कॉस्ट होगा, जो भी खर्चा होगा वो ऑडिट कराने का, वो खर्चा बेयर कौन करेगा? यहाँ पे वो खर्चे को आप इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट में नहीं डालोगे, वो खर्चा बेटा पे कौन करेगा? सीओसी पे करने वाले। समझ में आया? पक्का? तो इसके साथ बेटा आपका रेम्यूनरेशन एंड कॉस्ट वाला भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कंप्लीट हो गया। और सबसे लास्ट कोड ऑफ कंडक्ट है आपका गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। अब गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी एकदम ही सिंपल सा पॉइंट है। अब ये क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो कि फॉर एन एग्जांपल बेटा अगर एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ है फॉर कंडक्टिंग द सीआईआरबी, तो बेटा आप कभी भी कोई भी गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी आपका इमीडिएट रिलेटिव रिसीव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा कहने से अगर मैं गिफ्ट रिसीव कर रहा हूँ तो इट इज कंसिडर एज अ ब्राइब, कि मैं ब्राइब ले रहा हूँ। मतलब लेट्स से आज अगर मैंने किसी सीओसी के किसी भी मेंबर या किसी भी लेट्स से स्टेक होल्डर से मैंने कोई गिफ्ट एक्सेप्ट किया, कहने से बेटा मैं किसको ज्यादा फेवर करूंगा? उस पर्सन से जिसने मेरे को गिफ्ट दिया था। इतना ही नहीं बेटा, आप गिफ्ट ले भी नहीं सकते और आप गिफ्ट किसी को दे भी नहीं सकते। मतलब सर आप गिफ्ट दोगे क्यों किसी को? लेट्स से बेटा मेरे को एज एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करा हुआ था। अब मैंने क्या किया था, मैंने एक पर्टिकुलर मेरे को अप्रूवल चाहिए था, तो मैंने क्या किया, मैंने बेटा एक पब्लिक सर्वेंट को बेटा मैंने ब्राइब दे दिया। चलेगा? आंसर इज नो। लेसे मैंने कुछ नॉन कंप्लायंसेस किया था तो पेनल्टी ना लगे इसलिए मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने अंडर द टेबल कुछ ब्राइब दे दिया उस पर्टिकुलर ऑफिसर को। चलेगा? आंसर इज नो। ये कोई भी चीज अलाउड नहीं होता। तो बच्चा विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दी कोड ऑफ कंडक्ट। अब इस कोड ऑफ कंडक्ट में ना एक केस लॉ है। ये केस लॉ मैंने बोला भी था रेगुलर लेक्चर में कि ये केस लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस केस लॉ में क्या बोला था, ध्यान से सुनना कि बेटा यहाँ पे जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है उसको हम अपॉइंट क्यों करते हैं? ताकि आपका सीआईआरपी अच्छे से इजीली कंडक्ट हो जाए। अगर आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल थोड़ा सा भी डिस्क्वालीफाई होता है, इवन देयर इज अ स्लाइटेस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि वो इनएलिजिबल है ऐसा कुछ है, वो एलिजिबल तो है, लेकिन कहाँ पे वो थोड़ा सा भी डिस्क्वालीफाई अगर हो रहा है, याद करो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था जहाँ पे एक फाइनेंशियल क्रेडिटर था जिसने आईआरपी का नाम रिकमेंड किया था और वो आईआरपी बेटा एक्स एम्प्लॉय रह चुका था। तो उस केस में भी कहने से ट्रिब्यूनल ने क्या बोला था कि क्योंकि वो आपका एक एक्स एम्प्लॉय रह चुका है जहां पे हमको लग रहा है कि वो आपसे रिलेटेड हो सकता है, इसलिए हम उसको अपॉइंट नहीं करेंगे अंडर द कोड। याद करो, तो यहाँ पे भी बेटा सेम डिस्कशन हुआ था कि अगर कोई स्लाइटेस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन भी होता है तो भी हम आपको अपॉइंट नहीं करने वाले हैं एज एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। यस बच्चा बड़ी, कहने से ये हर एक टॉपिक हमने ऑलरेडी हमारे रेगुलर लेक्चर्स में एकदम अच्छे से डिस्कस करा हुआ था। यस और नो? सो विद दिस हमने जो अमेंडमेंट का जो पार्ट था, जो आपके चैप्टर्स वाइज अमेंडमेंट थी, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आएगा अपना केस लॉ। अब जो केस लॉज है ना, देयर आर टोटल 13 केस लॉज। अब केसेस इजी है। अच्छा आप बोलोगे सर 14 केसेस है, बट बेटा कोई एक केस ऐसा है जो कि रिपीट हुआ है, जो मैंने कट कराया हुआ है। अब इस केस लॉ में ना कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो इंस्टीट्यूट आपको पूछ सकता है। अब आपको क्या करना है ना, आप अमेंडमेंट शीट तो कैरी करोगे ही करोगे, साथ ही साथ बेटा आप ये समरी ऑफ केस लॉज भी कैरी करने वाले हो आपके साथ। अब ये समरी ऑफ केस लॉज में क्यों बोल रहा हूँ कैरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मैंने आउटकम दिया हुआ है कि हर एक केस का क्या आउटकम आया था। अब आप क्या करोगे, अगर मान लो एग्जाम में बेटा कुछ क्वेश्चन आता है कुछ केस स्टडी के फॉर्म में, अब आपने ये वीडियो ऑलरेडी तो देखा हुआ है। अब जैसे आप वो क्वेश्चन पढ़ोगे आपको क्लिक हुआ कि यार ये ना केस सुना सुना लग रहा है, इस केस के अंदर जो भी सिचुएशन दिया हुआ है ना मैंने कहीं तो पढ़ा था। अब आपको क्लिक हुआ क्या मैंने अमेंडमेंट में पढ़ा था, तो अब आप क्या करोगे, ये समरी में आओगे, समरी देखोगे कि हाँ यही वाला केस है, फिर आप क्या करोगे, उस अमेंडमेंट शीट ओपन करो, अमेंडमेंट शीट में फिर अगर आप चाहिए तो आप पूरा केस देख सकते हो। समझ में बचा पार्टी? तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रक्स भी दे दिया हुआ है। अगर आपको आपके एग्जाम में कंक्लूजन में बताने के लिए कि उस केस में क्या कंक्लूजन निकला था, अगर आपको लिखना हो तो आप ये आउटकम लिख के आ सकते हो, इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स दे देगा। समझ में आया बच्चा पड़ी? स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करें फटाक से, पक्का चलो आ जाओ। अब आ जाओगे सबसे पहले केस लॉ पे, दैट इज रामकृष्ण फॉरगिंग्स लिमिटेड वर्सेस रविंद्र लुंकार।
अब इस केस में बेटा सिंपल क्या पॉइंट डिस्कस हुआ था, ध्यान से देखना. The Supreme Court in this given case upheld the autonomy of the COC in deciding the terms of resolution plan. The court made it very clear that judicial authorities like NCLT and NCLAT should not interfere with the commercial wisdom of COC unless there is a clear violation of the IBC. The court also emphasized that decision made by a large majority of creditor after the due diligence and negotiation should generally be respected. अब बेटा इस केस में हुआ क्या था, ध्यान से देखो कि जब बेटा मैटर पहुंचा एनसीएलटी और एनसीएलएटी के पास, जब आप रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करते हो फॉर दी फाइनल अप्रूवल, तो यहाँ पे अगर बेटा ऑलरेडी मेजोरिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूवल दे दिया था, वैसे तो मिनिमम अप्रूवल कितना चाहिए रहता है 66%, लेकिन यहाँ पे बेटा अच्छा खासा अप्रूवल मिल गया था. अब अगर मेजोरिटी ऑफ लोगों ने बेटा डिसाइड करा हुआ है, दैट इज सीओसी ने अगर ऑलरेडी डिसाइड करा हुआ है, तो क्या एनसीएलटी उस डिसीजन को चेंज कर सकता है? आंसर इज नो. क्या एनसीएलटी इंटरफेयर कर पाएगा? आंसर इज नो. यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, अगर याद हो तो रेगुलर लेक्चर में, कि अगर आप एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बेटा रिप्लेस भी करना चाहते हो तो भी यहाँ पे आपका एनसीएलटी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता. हाँ, मैंने आपको लेकिन यहाँ पे एक चीज बोली थी, क्या कि रेजोल्यूशन प्लान अगर बेटा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आईबीसी को या किसी भी प्रोविजन को, जहाँ पे लग रहा है एनसीएलटी को कि नहीं, ये रेजोल्यूशन प्लान अकॉर्डिंग टू द आईबीसी कोड प्रॉपर नहीं है, ये डिसीजन जो सीओसी ने लिया है वो आईबीसी के किसी प्रोविजन को अफेक्ट कर रहा है, तो याद करो उस केस में हमने आपको बोला था कि उस केस में ही सिर्फ एनसीएलटी क्या कर सकता है, सीओसी का डिसीजन ओवरटर्न कर सकता है. याद आया बच्चा पढ़ी? क्लियर है? तो फर्स्ट केस का आउटकम क्या था कि वैसे तो जो कमर्शियल विजडम होता है सीओसी का, वो उनको पावर देता है कि जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं उस डिसीजन को कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो एनसीएलटी क्यों ना, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा. लेकिन उसका एक एक्सेप्शन था, क्या कि अगर वो डिसीजन बेटा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसी भी प्रोविजन के साथ, आईबीसी का प्रोविजन हो या किसी भी एक्ट का प्रोविजन हो, तो उस केस में क्या होता है बेटा, उस केस में आपका एनसीएलटी क्या कर सकता है, इंटरफियर कर सकता है. यस और नो बेटा? क्लियर है? अब आ जाओ आपके सेकेंड केस पे. अब आपका जो सेकेंड केस था ना, वो सेक्शन 32A के ऊपर बेस्ड है. ये देखो, हाँ आ जाओ केस पे. केस नंबर 2, इन केस ऑफ मिस्टर शिवचरण वर्सेस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड अदर्स, रिट पिटीशन फाइल हुआ था. अब यहाँ पे बेटा जो जजमेंट आया था, वो जजमेंट बहुत ही सिंपल था और बहुत ही मस्त था. आउटकम क्या आया था, ध्यान से देखना. Section 32A of IBC provides the immunity to the property of the corporator from any attachment or seizure under the laws like PMLA. Once a resolution plan is approved and the management of CD is changed, the NCLT has the power to enforce this immunity, overriding any action taken by the enforcement agency like the Enforcement Directorate under the PMLA Act. अब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो सेक्शन 32A जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्या था वो याद करो, इम्यूनिटी फॉर दी ऑफेंसेस विच वर कमिटेड प्रायर टू दी कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी. याद करो, याद आया? मैंने आपको बोला भी था कि जहाँ पे बेटा जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया और एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो कि एक सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, और अगर बेटा वो प्लान इंप्लीमेंट कर रहा है और आपका सीआरपी कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद अगर मान लो आपने कुछ ऑफेंस किया था, आपने मतलब किसने, कॉर्पोरेट डिटेक्टर ने बेटा कुछ ऑफेंस करा हुआ था बिफोर दी कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी, तो क्या उस केस में बेटा आप कोई भी एक्शन ले पाओगे उस रेजोल्यूशन एप्लीकेंट पे? आंसर इज नो. बेटा उस केस में तो वो लोग ही लायबल हो गए ना जो उस वक्त जेन्युइनली इन्वॉल्व थे उस केस में. यस और नो? तो यहाँ पे बेटा इम्यूनिटी क्या मिलता था, दो चीजों पे मिलता था कि जो ऑफेंसेस जो कमिट किया था प्रायर द सीआरपी, और कुछ ऐसे ऑफेंसेस व्हिच वर कमिटेड विद रिस्पेक्ट टू द असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, एंड अगर वो असेट्स आपका फॉर्म करता है, पार्ट बनता है आपके रेजोल्यूशन प्लान का, तो बेटा उस असेट्स पे भी आपको क्या मिलता था, इम्यूनिटी मिलता था. मतलब वो जो पर्टिकुलर असेट जो है बेटा, चाहे वो कोई भी एक्ट क्यों ना हो, जैसे कि यहाँ पे इस केस में क्या हुआ था कि पीएमएलए एक्ट के अंदर बेटा जो ईडी जो होता है उसने क्या किया, उसने जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसको बोला कि ये जो पर्टिकुलर एसेट है ना, इसको हम सीज करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर एसेट को लेके कुछ ऑफेंस हुआ था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी. अब ड्यूरिंग द सीआरपी हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि मोरेटोरियम पीरियड चालू था, लेकिन अब तो आपका सीआरपी कंप्लीट हो गया, तो ये जो पर्टिकुलर एसेट्स है ना, इस पर हमारा हक बनता है, हम इसको सीज करना है. क्या ये लोग सीज कर पाएंगे? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा आपको इम्यूनिटी मिलता है. हाँ, लेकिन एक कंडीशन था, ये इम्यूनिटी आपको तभी मिलेगा जब आपका जो रेजोल्यूशन प्लान आपने इंप्लीमेंट करा हो, और वो इंप्लीमेंट करने के बाद आपने क्या करा हो, मैनेजमेंट को पूरा चेंज कर दिया हो. मतलब मैनेजमेंट में वो कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए जो उस वक्त इंक्लूड था जब ये ऑफेंस कमिट किया गया था. यस और नो बेटा? कहने से एकदम ही इजी केस है. समझ में? तुमको समझ में आ रही है समरी मैंने क्यों बना के दिया? देखो ये समरी आप पढ़ोगे ना, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगी कि इस केस के अंदर हुआ क्या था. समझ में आया बेटा? क्लियर है? अब आ जाओ केस नंबर 3 पे. चलो आ जाओ आपके केस नंबर 3 पे. ओके, केस नंबर 3 किसके बारे में? ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस
प्रभजीत सिंह सोनी। अब इस केस में क्या हुआ था, ध्यान से सुनना। अब इस केस में बेटा जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन हुआ था इनहेरेंट पावर के बारे में, कि यहाँ पे बेटा जो कोर्ट का जो इनहेरेंट पावर जो होता है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल का जो इनहेरेंट पावर होता है, क्या वो इनहेरेंट पावर है, क्या वो किसी भी सिचुएशन में यूज कर पाएगा? आंसर इज नो। वो इनहेरेंट पावर बेटा तभी यूज कर पाएंगे जब उनको लग रहा है कि कुछ प्रोसीजरल एरर हुआ था, पार्टीज को नोटिस नहीं मिला था, किसी पार्टीज के साथ फ्रॉड हुआ, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए या प्रोसेस अब्यूज ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए ही बेटा क्या कर सकते हैं, ये इनहेरेंट पावर ये लोग यूज कर सकते हैं। अब इनहेरेंट पावर में इनके पास क्या क्या पावर्स है सर, कि इन्होंने अगर कुछ डिसीजन पास करा हुआ है तो डिसीजन आप रिकॉल कर सकते हो। इस केस में भी वही डिस्कशन हुआ था कि क्या यहाँ पे ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो उसका डिसीजन रिकॉल कर सकता है। सो द आंसर इज यस, पावर तो दिया हुआ है, लेकिन क्या ये पावर कभी भी एक्सरसाइज करोगे? आंसर इज नो। आप ये पावर तभी एक्सरसाइज करोगे जब आपको लग रहा है आपसे कुछ प्रोसीजरल एरर हुआ था, या तो फिर आपको लग रहा है कि किसी भी पार्टीज को बेटा वैलिड नोटिस सर्व नहीं हुआ था। अगर नोटिस ही सर्व नहीं हुआ है तो कहने से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ही नहीं दिया होगा। उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि किसी पार्टीज के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि प्रोसेस अब्यूज ना हो, किसी को जस्टिस मिल जाए, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये इनहेरेंट पावर यूज कर सकते हो और आप इसी पर्पस के लिए यूज करोगे, आप किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ये देखो इधर ही मैंने लिखा है दैट हाउएवर दिस पावर शुड बी एक्सरसाइज कॉशियसली एंड इन लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस ओनली। मतलब अगर एनसीएलटी को लग रहा है कि भाई मेरे पास इनहेरेंट पावर है, क्या एनसीएलटी कभी भी यूज कर सकता है? सो द आंसर इज नो नो नो। अब आ जाओ आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज केस लॉ नंबर 4। अब ये केस लॉ 4 ना बहुत मस्त केस था, ध्यान से देखना। अब यहां पे ना बेटा केस लॉ 4 इन केस ऑफ दिलीप बी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ था, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो बेटा आपका सेक्शन नंबर 95 टू 100 ऑफ आईबीसी, जो कि बात करता है आपके इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का फॉर इंडिविजुअल एंड योर पार्टनरशिप फर्म, तो यहाँ पे इन्होंने डिस्कशन करा हुआ था क्या, कि यहाँ पे जो प्रोविजन दिया हुआ है दैट इज सेक्शन 95 टू 100, क्या वो वैलिड है? तो यहाँ पे भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई वो प्रोविजन कंप्लीटली वैलिड है। यहाँ पे इन्होंने क्या क्लेम किया था कि जो सेक्शन 95 टू 100 जो है ना, वो आपका आर्टिकल 14 जो है ना वो ब्रीच कर रहा है। आर्टिकल 14 आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, मतलब ये जो पर्टिकुलर प्रोविजंस है दिस आर कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट विद द आर्टिकल 14 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो ये जो पर्टिकुलर जो सेक्शंस जो है दोज आर कंप्लीटली वैलिड सेक्शंस। और यहाँ पे इन्होंने बोला भी था दैट ओवर हियर it was clarified that these stages are administrative and do not require judicial hearing or determination at the initial stage. The decision of the RP is only the recommendation which has been provided to the NCLT, and NCLT is the final authority to decide whether to admit the insolvency application, ensuring the natural justice for the debtor as and when required. अब यहाँ पे इशू रेज क्यों हुआ था बच्चा पार्टी, ध्यान से बताता हूँ। इस केस में हुआ क्या, अगर आपको याद हो, अगर आपको इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में अगर आपको इंसॉल्वेंसी इनिशिएट कराना है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इनिशिएट कराना है, तो यहाँ पे कहने से एक बार अगर आपका आरपी अपॉइंट होता था तो आरपी एक रिपोर्ट बनाता था, रिकमेंडेशन रिपोर्ट, जहां पे वो रिकमेंड करता था किसको, एनसीएलटी को, कि आपको क्या करना चाहिए, इस एप्लीकेशन को अप्रूव करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। जहां पे वो बताता था कि देखो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ कि भाई डिफॉल्ट हुआ है, या मैं अनसेटिस्फाइड हूँ कि डिफॉल्ट नहीं हुआ है। तो कहने से यहाँ पे हुआ क्या, इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे एनसीएलटी जो है ना वो क्या कर रहा है, वो रिकमेंडेशन के बेसिस पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो प्रोसीडिंग इनिशिएट करा रहा है। तो यहाँ पे भाई सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली क्या बोला था कि यहाँ पे वो एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट एन रिकमेंडेशन, वेदर टू अप्रूव द रिकमेंडेशन और नॉट, वेदर टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकमेंडेशन कि भाई मुझे इस एप्लीकेशन को अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, वो एनसीएलटी के ऊपर है। अगर एनसीएलटी अगर चाहे तो उसका रिकमेंडेशन रिजेक्ट भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे आरपी ने बोला कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि नहीं आप क्या करो, आप ये प्रोसेस इनिशिएट करो, लेकिन जब एनसीएलटी ने जब सारा का सारा डिटेल्स पढ़ा, जब एनसीएलटी को समझा कि भाई यहाँ पे तो डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है, या हो सकता है कि डिफॉल्ट ऑलरेडी बेटा किसी और अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, तो कहने से अगर डिफॉल्ट और कई अथॉरिटी के पास पेंडिंग है तो आप यहाँ पे प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेटा एनसीएलटी खुद का ब्रेन भी अप्लाई करता है। तो यहाँ पे सिंपली इन्होंने क्या बोला था कि जो सेक्शन 95 टू 100 जो है ना वो इनिशियल स्टेज पे हम लोगों ने इसलिए डाला हुआ है कि यहाँ पे आरपी एक बेसिक रिकमेंडेशन दे पाए। यहाँ पे सिर्फ उसका काम रिकमेंडेशन देना है। यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि हम आर्टिकल 14 ब्रीच कर रहे। समझ में आया बेटा, क्लियर है, पक्का। अब आ जाओ के केस नंबर 5। अभी जो आपका केस 5 है बेटा ये मोरेटोरियम को लेके है, दैट इज सेक्शन 14। अब इस केस लॉ में क्या हुआ था, ध्यान से सुनना। पहले तो आ जाओ इस केस पे। इस केस का नाम क्या है, सुनील कुमार अग्रवाल वर्सेस न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पे बेटा हुआ क्या था, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैटर जब पहुंचा एनसीएलटी के पास, तो यहाँ पे हुआ क्या, इन्होंने क्या बोला कि अगर ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड
जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आप लीज पे देते हो, तो क्या वो प्रॉपर्टी आप रिकवर कर सकते हो? आंसर इज नो। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, यस और नो। बट लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बेटा कॉर्पोरेट डेटर जो है वो रेंट भी पे नहीं करेगा, लीज भी पे नहीं करेगा? आंसर इज नो बेटा, उसको तो लीज और जो भी रेंट है वो उसको पे करना ही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे यही बोला था, the NCLT ruled that while moratorium under section 14 of IBC protects the debtor from property recovery action, it does not exempt the debtor from paying the lease, rent और premium। ये क्या बोल रहा है कि बेटा आपको जो एग्जेम्पशन मिल रहा है ना, वो एग्जेम्पशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपका जो लैंडलॉर्ड जो है वो आपसे आपका प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर सकता ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। समझ में आया कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे लिया हुआ था तो वो लैंडलॉर्ड आपसे प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने टाइम तक बेटा ये मोरेटोरियम पीरियड चल रहा है आप रेंट ही पे नहीं करोगे, रेंट तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा, आपको इसके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। समझ में आया? यस बेटा, क्लियर है? बताओ यहां तक कुछ भी डाउट है? यहां तक सब समझा? बताओ क्लियर है? अब आ जाओ के केस नंबर 6 पे। अब केस नंबर 6 ना बेटा बहुत ही मस्त केस है, श्री गुरु कंटेनर्स वर्सेस जितेंद्र पालांडे। अब यहाँ पे एपेलेंट कौन था? श्री गुरु। रेस्पोंडेंट कौन था? जितेंद्र पालांडे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना हुआ क्या था इस केस में बेटा। क्या हो रहा था ना, इस केस में यहाँ पे ये लोग जो CIRP जो फेल हुआ इसका पूरा का पूरा बर्डन ये लोग डाल रहे थे बेटा IRP पे, कि बेटा IRP की गलती थी, IRP की मिस्टेक की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे CIRP जो है वो फेल हुआ, अनसक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पे बेटा जब NCLT ने बोला, जब मैटर को देखा, उसने क्या बोला कि आप पूरा का पूरा ब्लेम एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पे नहीं डाल सकते। देखो अगर उसने मिस्टेक कमिट किया था, अगर उसने कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच किया हुआ है, देन इट इज कम्प्लीटली वैलिड कि हाँ भाई इसने कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच किया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो कॉर्पोरेट डेटर है जो है उसको हम रीऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे और अपना CIRP जो है वो अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि आप हमेशा उसको ब्लेम करोगे। इस केस में क्या हुआ था बेटा, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर जो थे ना बेटा, वो लोग ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया कॉर्पोरेट डेटर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब लेट्स से बेटा अगर मैं COC फॉर्म कर रहा हूँ तो कहने से COC आप फॉर्म क्यों करते हो, पर्पस क्या होता है COC का, ताकि बेटा जो भी मैटर जो आपको RP दे आप उस मैटर को अप्रूव करो और अप्रूव करने के बाद आप क्या कर सको, उसको इंप्लीमेंट करके आप कॉर्पोरेट डेटर को रीऑर्गेनाइज कर सको। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, RP ने जो भी सजेशन दिया, जो भी कुछ दिया बेटा, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा बर्डन एक IRP पे डालना, उसको ब्लेम करना वो गलत है। आप उसके ऊपर ब्लेम तभी कर सकते हो जब उसने कोई कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच किया हो या जब जेन्युइनली उसके मिस्टेक की वजह से यहाँ पे CIRP अनसक्सेसफुल रहा हो। तो यहाँ पे फाइनली क्या हाईलाइट किया था कि भाई जो क्रेडिटर जो पार्टिसिपेट करते हैं CIRP प्रोसेस में वो इंपॉर्टेंट होता है बेटा। विदाउट क्रेडिटर का पार्टिसिपेशन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एक RP सोलली बेटा खुद से एक कंपनी को रीऑर्गेनाइज कर पाएगा। मैंने आपको बोला भी था कि रीऑर्गेनाइजेशन के वक्त नो डाउट आपका RP IRP बिजनेस मैनेज करता है, लेकिन मैनेज करने के लिए भी बेटा जो पावर्स चाहिए, जो डिसीजन लेगा, कहने से वो COC को लेना पड़ता है। यस और नो? हाँ कि ना बेटा? तो यहाँ पे देखो फाइनली क्या बोला था, दैट इन दिस केस the operational creditor's failure to engage with the process despite triggering it was a key issue. The IRP efforts were not to be blamed for the lack of progress in the resolution process. The tribunal also emphasized that the creditor, like operational creditor, must play an active role in ensuring the success of the insolvency resolution process. Yes बेटा, यहाँ पे सिंपली क्या बोला था कि आप कभी भी पूरा का पूरा ब्लेम, पूरा का पूरा ओनर्स बेटा आप एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पे नहीं डाल सकते। अगर मान लो आपको लग रहा है कि आपका CIRP अनसक्सेसफुल रहा था तो पहले एग्जामाइन करो कि क्या RP ने कुछ यहाँ पे मिस्टेक किया था। इफ आंसर इज नो तो आप पहले चेक करो कि भाई क्या क्रेडिटर ने जेन्युइनली कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, कंट्रीब्यूशन इन द सेंस क्या उन्होंने पार्टिसिपेट करा हुआ था। अब बेटा अगर क्रेडिटर्स ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक RP बेटा एक कॉर्पोरेट डेटर को रीऑर्गेनाइज कर पाएगा? यस और नो? अब आ जाओ आपके केस नंबर 7 पे। चलो अब अगेन बेटा यहाँ पे जो केस नंबर 7 जो है ना, अगेन ये किसके ऊपर फोकस करता है, कमर्शियल विजडम। अब मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि कमर्शियल विजडम जो होता है उसमें COC को पावर हमने दे के रखा हुआ क्या, कि अगर लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपका जो भी डिसीजन जो COC ले रहा है वो कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंटरफियर नहीं करेगा अनलेस आपके डिसीजन की वजह से क्या हो रहा है, आप कोड को दैट इज IBC को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, तभी जाके क्या होगा, NCLT या कोई भी अथॉरिटी बेटा इंटरफियर करेगा, नहीं तो वो लोग इंटरफियर नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ पे भी क्या होता है देखो, सुप्रीम कोर्ट रीएनफोर्स दैट 90% ऑफ अप्रूवल रिक्वायर फॉर विड्रॉइंग द CIRP अंडर सेक्शन 12A शुड बी रिस्पेक्टेड एंड दैट्स द COC's commercial wisdom should not be dispersed unless the decision is irrational or outside the legal framework.
The court also upheld the paramount role of the FC in determining the course of the insolvency resolution process and clarified that their decision to withdraw the CIRP should not be interfered with by the adjudicating authority. अगर आपको याद हो विड्रॉवल के लिए हमने दो चीजें पढ़ी थी, दैट वाज सेक्शन 12A एंड रेगुलेशन 30A. मैंने बोला भी था कि जब भी आप सेक्शन 12A पढ़ोगे आपको मैंडेटरीली रेगुलेशन 30A पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा. यस और नो? तो बेटा अगर याद करो वहां पे अगर COC फॉर्म हो जाता है तो आपको क्या लगता था बेटा? अप्रूवल लगता था. किसका? COC का. पहले बेटा कितना था पता है? 75% था. फिर उन्होंने बढ़ा के क्या कर दिया? उन्होंने 90% कर दिया. इन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई विड्रॉवल के लिए ना हमने को परसेंटेज ज्यादा ही रखना पड़ेगा. मान लो कि अगर मैं इसको 66 रखूँ या कम परसेंटेज रखूँ तो कहने से बेटा कल को उठ के अगर COC बोलता है कि नहीं मेरे को क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो कॉर्पोरेट डेटा जो है उसको उसका जो CIRP है वो मेरे को विड्रॉ करना है और मेरे को उसको लिक्विडेट करना है, तो कहने से बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? फिर हर कोई क्या करेगा? लिक्विडेशन के लिए ऑप्ट करना चाहेगा. ऐसा नो? हर कोई फिर एप्लीकेशन को विड्रॉ करेगा. तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा? आपका जो IBC का जो मेन प्रीएम्बल ही है बेटा कहने से वही अफेक्ट होगा. तो ये ना हो इसके लिए क्या बोला था हमने? 90% का जो है वो क्राइटेरिया रखा हुआ है. लेकिन एक बार अगर COC ने बेटा डिसाइड कर लिया है कि वो 90% अप्रूवल मिल गया और उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें एप्लीकेशन फाइल करना है फॉर विड्रॉवल, तो फिर वहां पे उस केस में आप इंटरफियर नहीं करोगे, आपको उनका डिसीजन रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. हाँ, आपको कोर्ट दैट इज योर ट्रिब्यूनल आपको तभी रोक सकता है जब आपके डिसीजन से आप IBC का प्रोविजन क्या कर रहे हो? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो. समझ में आया? पक्का? क्लियर है? चलो अब आ जाओ आपके केस नंबर 8 पे. अच्छा, अब केस नंबर 8 को ना इंपॉर्टेंट मार्क करना. अब केस ना बहुत बेसिक था और बहुत सिंपल था. ध्यान से आ जाओ यहाँ पे. केस नंबर 8 इन द केस ऑफ नोएडा वर्सेस आनंद सोनभद्रा. अब यहाँ पे क्या होता है ध्यान से सुनना. इस केस में बेटा जो नोएडा जो था वो क्या बोला कि भाई मैं एक फाइनेंशियल क्रेडिटर हूँ और आप मेरे को एक फाइनेंशियल क्रेडिटर के तौर पे आप मेरे को जो भी राइट्स मिलती है अंडर द CIRP आप वो राइट्स मेरे को दो. मेरा क्लेम जो है उसको एक्सेप्ट करो एज अ फाइनेंशियल डेट और मेरे को मेरा पैसा मिलना चाहिए. अब यहाँ पे हुआ क्या था ध्यान से देखना बेटा. इसने तो उसका प्रॉपर्टी लीज पे दिया हुआ था, तो इसने क्या बोला क्योंकि मैंने मेरा प्रॉपर्टी लीज पे दिया हुआ है तो आप मेरे को क्या करोगे? आप मेरे को एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर आप मेरे को इंक्लूड करोगे ड्यूरिंग द CIRP प्रोसीजर. तो जब कोर्ट ने जब फाइनेंशियल डेट का डेफिनेशन पढ़ा और जब बोला कि देखो फाइनेंशियल डेट के हिसाब से ना ये सारी चीजें फॉल करती है और कब फॉल किया जाता है? जब कुछ डिसबर्समेंट हुआ, डिसबर्समेंट ऑफ द अमाउंट हुआ, मतलब आपने लोन दिया था, आपने कुछ पैसा दिया हुआ था जो कि आपको मिला नहीं है. यहाँ पे तो क्या हुआ है बेटा? आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे दी थी, आपको रेंट मिलने वाला है, तो सिर्फ आपने कोई अगर प्रॉपर्टी आपने लीज पे दी हुई है तो सिर्फ आप इस बेसिस पे आप बेटा क्लेम नहीं कर सकती कि आप एक फाइनेंशियल क्रेडिटर हो. तो इस केस पे उसका क्या कर दिया था? उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था दैट द नोएडा इज नॉट अ फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर द IBC बट ऑल्सो सजेस्टेड द सेंटर कुड कंसिडर अ फ्यूचर अमेंडमेंट. अच्छा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया था क्या कि अब नोएडा जैसे ऐसे बहुत सारे क्रेडिटर्स रहेंगे जिनके साथ ये क्या हो सकता है, ये ऐसा सिचुएशन अराइव हो सकता है. तो यहाँ पे सेंटर को एक रिक्वेस्ट किया था और बोला था कि आप IBBA के साथ कंसल्ट करके आप क्या करो, आप फ्यूचर में क्या करो, IBC में ये सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर लो. लेकिन अभी एज प्रेजेंट करंटली ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहाँ पे हम नोएडा को एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर कंसिडर कर पाए. यहाँ पे इन्होंने बोला भी था कि भाई IBC के अंदर हमने क्लियर कट डेफिनेशंस हाईलाइट करे हुए विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एड, जहाँ पे बोला हुआ है कि जो एक्चुअल डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स होता है तभी ही हम आपको एक फाइनेंशियल क्रेडिटर कंसिडर करेंगे. तो क्या यहाँ पे हुआ था? आंसर इज नो. यहाँ पे तो प्रॉपर्टी लीज पे दी थी वो क्लेम कर रहा था. समझ में आया बेटा? क्लियर है? उसके बाद आ जाओ आपके केस नंबर 9 पे. केस नंबर 9 का आउटकम बहुत ही सिंपल है. क्या है कि भाई जब भी आप सेक्शन 12A के अंदर एप्लीकेशन फाइल करते हो फॉर withdrawing the application which was filed under section 7, 9 और section 10, तो एप्लीकेशन विड्रॉ करने के लिए आपको जो अप्रूवल लगता है वो अप्रूवल तभी लगेगा जब आपका COC फॉर्म हुआ है. कहने से हमने ऑलरेडी रेगुलेशन 30A में पढ़ा था कि वो जो 90% का जो अप्रूवल लगता है वो कब लगेगा? जब बेटा जब COC आपका फॉर्म हो गया. सीधी सी बात है. तो कहने से एकदम बेटा एकदम ही बेसिक सा केस था. अब आ जाओ आपके केस नंबर 10 पे. अच्छा, मैं ये केस बोल रहा था आपका केस नंबर 9 बेटा, ये ऑलरेडी रिपीट हुआ है जो हमने ऑलरेडी देखा. जो सुनील कुमार वाला जो केस था, सुनील कुमार वर्सेस न्यू ओखला वाला, ये वही वाला केस ला, ये तो वापस से रिपीट हुआ था. तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा एकदम सेम है. और ये जो मैंने अभी आपको बोला कि 90% का अप्रूवल तभी ही लगता है जब आपका COC फॉर्म हुआ है. अगर आपका COC फॉर्म नहीं हुआ है और अगर आपको एप्लीकेशन विड्रॉ करना है तो फिर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन सबमिट करोगे किसके पास? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास. तब फिर आपको सब वो बैंक गारंटी वाला वो जितने भी जो कंडीशन जो हमने रेगुलेशन 30A में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको टेबल बताया था, तो वो टेबल का ही कंडीशन आपको याद रखना है. उसके अलावा और कोई कंडीशन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगा. उसके बाद आ जाओ आपके न्यू केस में.
दैट इज केस नंबर 11। आ जाओ यहाँ पे फटाक से। चलो अब यहाँ पे केस नंबर 11 दैट इज योर केस नंबर 10। यहाँ पे क्या डिस्कस हुआ था ध्यान से देखना। The Supreme Court over here emphasized that the commercial decision made by the COC during the CIRP must be respected. The NCLT does not have the authority to interfere with the commercial aspect of the resolution plan or to substitute the plan. It is also clarified that the COC can consider multiple plans and vote on them simultaneously without any restriction under the IBC. अब इस केस में क्या था ना बेटा, कोई सिचुएशन ऐसे इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बेस केस है। मतलब यहाँ पे क्या बोला था, इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई थी, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सबसे पहला तो हमने कमर्शियल विजडम हमने अभी तक डिस्कस किया। कहना से कमर्शियल विजडम यहाँ पे सीओसी को क्या अलाउ करता है कि भाई आप जो भी डिसीजन लोगे आपका डिसीजन कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा। मतलब वी थिंक दैट यू हैव द बेस्ट नॉलेज आफ्टर असेसिंग द मल्टीपल प्लान, यू हैव डिसाइडेड कि भाई ये रेजोल्यूशन प्लान आपके लिए बरोबर है। इतना ही नहीं, आप अगर चाहो तो आप मल्टीपल रेजोल्यूशन प्लान्स भी कंसिडर कर सकते हो और साइमल्टेनियसली भी आप उस पर वोट कर सकते हो। और यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं आप मल्टीपल रेजोल्यूशन प्लान कंसिडर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आपका डिसीजन रेस्पेक्ट होगा, हमेशा होगा। तभी आपका डिसीजन ऑल्टर किया जाएगा जब आपका डिसीजन कहने से आईबीसी के साथ इनकंसिस्टेंट है। नहीं तो आपका डिसीजन बेटा कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो एनसीएलटी या कोई भी हो, आपका डिसीजन ओवरटर्न नहीं कर पाएगा। समझ में आया? पक्का क्लियर है? यहां तक कुछ भी डाउट है बताओ? यहां तक सब समझा? अब जो आपका केस नंबर 11 है, मतलब यहाँ पे आपका केस नंबर 12 होगा। अच्छा, यहाँ पे भी बेटा एक सिंपल सा इशू इन्वॉल्व था। क्या था ध्यान से सुनना। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि अगर आप रेजोल्यूशन प्लान अगर आप अप्रूव कराते हो, फाइनल अप्रूवल मिलकर आपको एनसीएलटी के पास है, और अगर मान लो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी अगर बेटा कॉर्पोरेट डेटर ने कुछ गारंटी लिया हुआ था, वो जो पर्सनल गारंटर जो है, क्या वो बेटा वो उसके ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाता है एक बार रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया तो आंसर इज नो। बस इतना ही इस केस का डिस्कशन था। इस केस में सिंपली उन्होंने क्या बोला था, कंफ्यूजन क्या निकल के आया था, Supreme Court held that the guarantor's liability does not get automatically discharged when the resolution plan for the corporate debtor is approved. The guarantor's obligation continue as per the terms of guarantee contract, and the IBC provision regarding the personal guarantors are completely valid. इन्होंने क्या बोला, आप पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में भी क्या आप सीआरपी इनिशिएट कर सकते हो? आंसर इज यस। याद करो हमने पढ़ा भी था कि आप पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में भी आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो बेटा, सीआरपी इनिशिएट करा सकते हो। यस और नो। और सिंपल सा पॉइंट क्या बोला था कि भाई इसका ड्यूटी से वो तभी ही डिस्चार्ज होगा जब वो क्या करे बेटा, वो जो गारंटी उसने दिया था वो रीपे कर दे। अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है तो क्या वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा? सो द आंसर इज नो। अब आ जाओ आपके सेकेंड लास्ट केस पे, दैट इज केस नंबर 12। अब केस नंबर 12 बेटा ये ऑलरेडी हमने हमारे रेगुलर लेक्चर में डिस्कस करा हुआ था। याद करो, मैंने बोला भी था घनश्याम मिश्रा वाला केस लॉ, मैंने बोला भी था इस केस लॉ में क्लियर कट बोला था क्या कि बेटा एक बार अगर आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है, प्लान अप्रूव हो गया, ठीक है, लेट्स से बेटा आई एम अ मार्केट पार्टिसिपेंट, मैंने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया और लेट्स से मेरा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, तो बेटा मैं जब भी रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट करूंगा तो इंप्लीमेंटेशन के वक्त बेटा मेरे पास कोई भी सरप्राइज क्लेम्स नहीं आ सकते। मतलब कि आउट ऑफ नोवेयर जो भी क्लेम रेजोल्यूशन प्लान में था ही नहीं, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में था ही नहीं, एक बार सीआरपी कंप्लीट हो गया, उसके बाद लेट्स से कोई क्रेडिटर आता है, अरे नहीं आपने मेरा क्लेम पे नहीं किया। मैंने बोला क्या आपका क्लेम इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में था, क्या रेजोल्यूशन प्लान में दिया हुआ था? इफ आंसर इज नो, तो आई एम नॉट एट ऑल एलिजिबल, आई एम नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रीपे योर डेट। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, सिंपल सा रूल क्या था कि इवन बेटा अगर आपके कुछ गवर्नमेंट के ड्यूज क्यों ना हो, अगर बेटा वो ड्यूज आपके रेजोल्यूशन प्लान का पार्ट नहीं था और वो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, तो अप्रूव होने के बाद बेटा कोई भी न्यू क्लेम्स लेकर आपके पास नहीं आ सकता। समझ में आया बेटा? ये देखो यहाँ पे यही बोला था दैट वंस अ रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड ऑल द क्लेम्स दैट आर पार्ट ऑफ द प्लान आर फाइनल एंड बाइंडिंग, no new or surprise claim can be introduced and the plan is binding on the government as well as on the creditors and other stakeholders. This provides certainty and closure to the insolvency resolution process. बेटा सिंपल सा है ना कि देख बेटा एक बार अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो, कोई भी पर्सन आके बोल रहा है कि नहीं यार ये ना मेरा इतना क्लेम पेंडिंग था, चलेगा? आंसर इज नो। अरे बेटा वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बेटा प्लान इंप्लीमेंट करेगा कि वापस से वो आपका क्लेम रीपे करता बैठेगा, तो ये ना हो इसके लिए कहने से यहाँ पे इन्होंने फाइनल डिसीजन दे दिया था। चलो अब आ जाओ आपके लास्ट केस पे, बहुत ही छोटा सा केस लो है, आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है ध्यान से देखना, केस नंबर 14। केस लॉ ना बहुत बड़ा है लेकिन केस लॉ का क्रक्स एकदम छोटा सा है। यहाँ पे क्या होता है ध्यान से देखना कि यहाँ पे बेटा कंपनी का नाम ना स्ट्राइक ऑफ हो गया था। अब आपको पता होगा अगर आप कंपनी का नाम रिस्टोर करना चाहो तो आप रिस्टोर भी कर सकते हो।
हाँ कि ना, आपको पता है ना कि आप नाम रिस्टोर भी कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या था, ध्यान से देखना। दी NCLT emphasized that the NCLT should follow the proper legal procedure, and if it is considering restoring the name of the company, it must ensure all conditions under the Companies Act are fulfilled, and any cost imposed must be justified with the proper reason। ये आउटकम था। अब इस केस में हुआ क्या था, ध्यान से देखो कि यहाँ पे बेटा जब भी आप नाम रिस्टोर करना चाहते हो तो यहाँ पे एनसीएलटी ने क्या किया, नाम रिस्टोर करने के लिए अलाउ किया और क्या बोला कि आपको ना इतना इतना पैसा पे करना पड़ेगा, इतना इतना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अब वो जो कॉस्ट जो था ना बेटा वो अनरीजनेबल था, कोई भी रीजन नहीं था वो कॉस्ट को इम्पोज करने का। तो यहाँ पे एनसीएलटी ने सिंपली क्या बोला कि एनसीएलटी ने जब मैटर कंसिडर करा हुआ था तो एनसीएलटी को ये ध्यान में रखना चाहिए था कि क्या इन्होंने प्रोविजन जो कंपनीज एक्ट में दी गई है क्या उन्होंने फॉलो करी है। इफ आंसर इज यस, तब जाके आप नाम को रिस्टोर करो। आप बिना प्रोविजन को देखे, बिना प्रोविजन को समझे अगर आप नाम को रिस्टोर कर रहे हो, ऊपर से बेटा आप कॉस्ट भी इंपोज कर रहे हो जो कि अनरीजनेबल कॉस्ट है, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। तो बस ये केस का बेसिक सा आउटकम था। अगर आप यहाँ पे देखोगे केस में तो यहाँ पे इस पूरे केस में उन्होंने वही बताया, जहां पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने बेटा 5 लाख का कॉस्ट इंपोज किया था और बेटा एपेलेट ने इसको चैलेंज भी किया कि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट है, ये इतना ज्यादा कॉस्ट इंपोज नहीं होना चाहिए था। तो जब मैटर पहुंचा एनसीएलटी के पास तो एनसीएलटी ने बोला कि यस एपेलेंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो कॉस्ट जो यहाँ पे आपके ऊपर इंपोज करा हुआ था वो अनरीजनेबल है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस कॉस्ट का। तो इसलिए बेटा एनसीएलटी को क्या बोला था कि आप मैटर वापस से कंसिडर करो, और ये मैटर क्या गया था वापस से एनसीएलटी ने एनसीएलटी को बोला था कि आप वापस से मैटर को चेक करो और आपका फाइनल डिसीजन दो। तो विद दिस बच्चा पार्टी हमने सारे के सारे केस लॉस भी कवर कर लिए। यहाँ तक बेटा कुछ भी डाउट है? पक्का कहने से बेटा एकदम ही बेसिक से अमेंडमेंट्स थे। अब आपको अगेन बेटा मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप आपके ओपन बुक एग्जाम के लिए जाओगे मेक श्योर बेटा आप क्या क्या कैरी करने वाले हो। सबसे पहला तो देखो आपको बेटा आपका CRIBC का बुक, आपका IBC का ओपन बुक का जो मॉड्यूल है वो दोनों मॉड्यूल आपको कैरी करना है। आपको जेके शाह के नोट्स लेके जाना है। उसके साथ बेटा आपको जो ये अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट का जो शीट जो है सप्लीमेंट्री शीट, दैट इज दिस शीट, ये वाला आपको ये भी कैरी करना है और उसके साथ साथ आपको ये समरी ऑफ केस लॉ भी कैरी करना है। बेटा ये सारी की सारी चीजें आपको आपके साथ कैरी करना पड़ेगा। अब रीजन क्या है ना बेटा, होता क्या देखो अमेंडमेंट से यू नेवर नो क्वेश्चंस क्या किधर से क्या बन जाए। और मैंने बोला भी था कि इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इट्स बेटर कि आप सप्लीमेंट्री और ये समरी ऑफ केसेस आपके साथ कैरी करो। क्यों बेटा? क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको फिर बाद में जाके रिग्रेट हो। कभी कभी क्या होता है बेटा कि आप ओपन बुक के सोच के आप चाहते हो कि छोड़ना ओपन बुक ही तो है, इसमें से पूछेगा अमेंडमेंट से ठीक है, अगर आया तो हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे। और अगर मान लो कि बेटा अमेंडमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, फिर आप रिग्रेट करोगे कि अमेंडमेंट्स हमने अच्छे से कवर अप किया था, हमने समरी ऑफ केस लॉ भी हमको मिला था, हमारे पास सप्लीमेंट भी शीट था, लेकिन हम प्रिंट आउट लेके नहीं गए। तो ये ना हो, इससे अच्छा बेटर है कि आप ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ कैरी करो। दूसरा, जब भी बेटा आप आपका ओपन बुक एग्जाम के लिए जाओगे आपको मेन चीज क्या क्या ध्यान में रखना है, ध्यान से देखो यहाँ पे। सबसे पहला यस यहाँ पे फोकस करो। जैसे ही बेटा आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हो आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, ये मैं ओपन बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही बेटा आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, अब आपको एडवांटेज क्या है कि बेटा आपको 15 मिनट मिल रहा है, ठीक है बेटा। आपके पास ये एडवांटेज है कि आपको 15 मिनट्स मिल रहा है, हमारे पास ये एडवांटेज नहीं था। तो अब आपको करना क्या है यहाँ पे बेटा, कोई भी क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो, कोई भी कैसा भी पेपर लेंदी है टफ है, कैसा भी क्वेश्चन पेपर बेटा क्यों ना इंस्टीट्यूट ने सेट किया हो बेटा, आपका 30 to 40 मार्क्स आपका स्कोरिंग रहता है। तो आपका बेटा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए पता है कि आप ये कैसे 30 to 40 मार्क्स आप कंप्लीट कर पाओ, आप कवर अप कर पाओ। फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए कि ये जो 30 to 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको मैं कैसे अटेम्प्ट करने वाला हूँ, आपको मेन ये ध्यान में रखना है। सेकंड आपको ये ध्यान में रखना है कि 30 to 40 मार्क्स का मेरा हो गया। अब बैलेंस बेटा जो 30 मार्क्स का कुछ ऐसा रहेगा ना जिसमें आपको प्रोविजंस और ये सब थोड़ा ट्रिकी रहेगा, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, याद आ जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपरली पढ़ा तो आपको समझ में भी आएगा कि भाई पूछा क्या है, टफ तो रहने वाला है। और बैलेंस जो बेटा 30 मार्क्स का आपका रहेगा 30 या 40 डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना पूछा है, ठीक है, डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे 30 मार्क्स का अगर आपको टफ पूछा था और यहाँ पे 30 मार्क्स का मॉडरेट था तो बैलेंस 40 फिर आपका जो रहेगा बेटा वो एकदम टफ रहेगा। टफ मतलब यहाँ पे आपको लेजिट पूरा क्वेश्चन एकदम थरली अच्छे से देखना पड़ेगा। और ओपन बुक में तो आपको पता ही है बेटा 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, प्योर 100 मार्क्स का, नो ऑप्शन नथिंग, हर एक क्वेश्चन बेटा कंपलसरी क्वेश्चन होता है। तो इसलिए बेटा आप ओपन बुक के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अब ओपन बुक
के लिए ना बच्चे क्या करते हैं पता है, ये बोलते हैं कि सर ओपन बुक का एग्जाम ही तो है, हम क्या करेंगे ना, हम सिर्फ मॉड्यूल एक बार गो थ्रू कर लेंगे। नहीं, मैंने आपको बोला भी था, मैंने रेगुलर लेक्चर में बेटा, इसलिए अगर आपको याद हो मैंने हर एक ओपन बुक वाले चैप्टर पे एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट कराया था। क्यों? मैंने आपको बोला भी था कि बेटा बच्चे लोग क्या करते हैं ना, ओपन बुक एग्जाम है करके क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखते नहीं है। अगर आप बेटा एग्जाम में जाओगे, आप पहले क्वेश्चन रीड करोगे, फिर आप देखोगे बुक में क्या दिया है, वो आप प्रोविजन रीड करोगे, फिर आप कंपेयर करोगे, फिर आप अपना आंसर सोचोगे, अरे बेटा इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। कहने से अगर तेरे को ऑलरेडी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तुम्हारे पास, तो कहने से बेटा इससे तुमको एडवांटेज क्या मिलेगा कि भाई तुम इजीली हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। यस और नो? और बेटा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, अगर पेपर लेंदी है तो बेटा तुमको तुम्हारा फर्स्ट मिनट से, इनफैक्ट फर्स्ट सेकंड से बेटा तुमको तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मतलब बेटा बहुत फटाफट लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा देख, अगर पेपर इजी आया, पेपर लेंदी है, और अगर पेपर लेंदी और इजी है तो बेटा चेकिंग भी स्ट्रिक्ट होगा, तो बेटा मार्क्स कम मिलता है। तो मार्क्स फिर बढ़ाएगी सर कैसे? क्वालिटी रखो, क्वालिटी के साथ साथ बेटा स्पीड भी मेंटेन रखो। ठीक है, अगर आपका पेपर पूरा 100 मार्क्स का कंप्लीट होता है तो आई गारंटी यू कि बेटा आपको 50 के ऊपर तो आराम से मार्क्स मिल ही जाएगा। समझ में आया? लेकिन पेपर इजी जब आता है ना तो चेकिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना बेटा, अगर आपका पेपर बहुत लेनी था, आपने बोला कि सर देखो इजी आया था, मैंने 85 टू 90 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया हो, बेटा अब अगर आप 85 टू 90 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए हो ना, तो फिर इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको 50 के नीचे रखेगा। देख लो आप, क्योंकि पेपर जितना ईजी होता है ना, चेकिंग फिर उतना ही टफ होते जाता है। तो इसलिए इट इज एडवाइजेबल कि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करो, स्पीड कॉन्स्टेंट रखो। अब अगर पेपर मान लो बेटा लेंदी नहीं है, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो भी बेटा आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीज़ याद रखना है कि बेटा आपको एकदम अच्छे से थॉरली क्वेश्चंस रीड करने हैं। आप पहले तो क्वेश्चंस रीड करो। देखो अब अगर पेपर टफ है तो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, पेपर सबके लिए टफ रहेगा। जो भी बच्चा बेटा प्रोफेशनल का एग्जाम दे रहा है, वो हर एक बच्चे के लिए क्वेश्चन पेपर टफ होने वाला है। अब बेटा अगर टफ है तो चेकिंग भी ईजी होता है। यस और नो? तो यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे अब आपका मेन डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हुए हैं। तो बेटा क्या होता है ना, अगर आपका इंस्टीट्यूट देख रहा है, पेपर चेकर देख रहा है कि नहीं यार इसने इसका आंसर तो दिया है, सजेशन तो दिया है, इसने पेपर उसका कंप्लीट करा हुआ है, तो बेटा इंस्टीट्यूट आपको उस पेपर में ऐसे ही पास कर देता है। अगर आप पेपर में कुछ लिखोगे ही नहीं तो फिर बेटा इंस्टीट्यूट आपको कैसे पास करने वाला है। तो अगर बेटा पेपर डिफिकल्ट भी आता है तो ट्राई करो कि क्वेश्चन अच्छे से आप एनालाइज करो, क्वेश्चन समझो, पूछा क्या है, फिर आप कंक्लूजन पे पहुंचो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बिना क्वेश्चंस पढ़े आपने घाई गड़बड़ी किया और आप क्वेश्चंस आंसर लिखने पहुंच गए। आपको पहले तो क्वेश्चंस अच्छे से समझना है। फिर कभी क्या होता है ना बेटा, कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर भी हिडन फैक्ट्स होता है जो आपको ढूंढने पड़ते हैं। तो एक बार अच्छे से क्वेश्चंस रीड करना। इसलिए मैं जनरली बोलता हूँ कि जब भी आप ओपन बुक एग्जाम के लिए जाते हो, ओपन बुक एग्जाम के पहले मेक श्योर करो कि आपने एटलीस्ट 2 बार तो बेटा कोई ना कोई ओपन बुक का पेपर आपने सॉल्व करा हुआ हो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। रही बात आपके CR IBC वाले पार्ट की, तो उसमें जो IBC वाला पार्ट है बेटा, अगर वो तो आपको रीटेन ही करना है, सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा वो तो ओपन बुक का एग्जाम है नहीं। अब उसके लिए मैंने आपको बोला भी था कि जो भी चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया था कि पहले 6 चैप्टर ऐसे पढ़ने हैं, फिर आप 3 चैप्टर ऐसे उठाओगे। समझ में आया कि पहले पूरा CRP का कंप्लीट करो। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो इंडिविजुअल चैप्टर्स है, जैसे कि आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन हो गया, वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल हो गया, स्ट्राइक ऑफ हो गया, वो कंप्लीट करो। फिर आप बड़े चैप्टर्स को लास्ट में रखो, जैसे कि डेट रिकवरी हो गया, आपका क्रॉस बॉर्डर हो गया। याद आया? तो आप इस तरीके से पढ़ाई करो। देखो पढ़ाई करने का ना अपना एक पैटर्न होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी चैप्टर कैसे भी उठा के पढ़ रहे हो। मैंने आपको ये भी बोला था कि आपका एग्जाम के एक दिन पहले आप कैसे पढ़ने वाले हो, आप कहाँ से पढ़ने वाले हो, ये आपका ऑलरेडी अभी से डिसाइडेड रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम के बेटा एक दिन पहले बैठे हो कि हाँ मैं ये चीज़ को ऐसे पढ़ूंगा, ये चीज़ को पहले पढ़ूंगा। नहीं, ये आपका बेटा ऑलरेडी डिसाइडेड होना चाहिए। ठीक है बेटा? सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू आवर क्लासेस। ठीक है, एंड जो भी बेटा ये समरी नोट्स है मैं आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव लिंक में आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और प्लीज़ अगेन बेटा ये सारा का सारा मटेरियल अच्छे से आपके साथ कैरी करना। चलो बच्चा पार्टी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।